I welcome you all to this evening when we all have gathered to celebrate wellness. जिस काल से हम गुजर रहे हैं, इसको हम इस सदी का एक परिवर्तनकारी काल भी कह सकते हैं और एक हम टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं कि जिन हमारी पद्धति को या हम जो लोग सनातन संस्कृति, सनातन पद्धति वाले जो लोग हैं, जिनको हम वेदों का ज्ञान जो हमें एक तरीके से विरासत में प्राप्त हुआ है, लेकिन किसी कारणवश हम उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पाए। लेकिन आप देखिए, प्रकृति ने स्वयं ही ऐसा काल चक्र घुमाया कि आज हम सबको उन्हीं वेदों की शरण में आना पड़ा। और इस एपिडेमिक, हम तो ये कहेंगे कि एक क्रांति ही आई कि हमें एक झकझोर कर इसने वापस वेदों की गोद में डाल दिया। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस ओर अब ध्यान देना आवश्यक समझते हैं, जिस पद्धति से हम पूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल ट्रीटमेंट या थेरेप्यूटिक, इट इज अ कंप्लीट होलिस्टिक टॉपिक ऑफ वेलनेस। तो आज का ये जो मिशन है, मिशन वेलनेस, इसमें सबका सम्मिलित होना आवश्यक है। यहाँ जो माननीय अतिथिगण उपस्थित है उनका भी, और जो हमारे सोशल मीडिया से हमारे मित्र फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 3 विषय के ऊपर बता करके मेरा समय को समाप्त करूंगा, क्योंकि सुनने के लिए सभी हम लोग डॉक्टर हितेश भाई जानी जी को ही आए हैं। इसी कोविड पीरियड के अंदर में मैं पहला चेन्नई में ही लॉकडाउन में रह गया था। वहीं से बातचीत हुई कि अभी चेन्नई में मैं जहां हूं, केवल उसी कॉलोनी, उसी को हम बस्ती कहते हैं, बस्ती एरिया जो है, उसमें 10,000 की पॉपुलेशन है। उसको छोड़ करके पूरा जो चेन्नई था वो रेड जोन के अंदर में था। तो मेरे हितेश भाई से बातचीत हुई कि इसको मैं यहाँ से जाने से पहले जो स्थिति में है, उसी स्थिति में छोड़ के जाना चाहता था। 3 महीने के बाद ही जाऊंगा, और मैं जाने के बाद में भी यहाँ कोरोना वायरस नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए। इससे पहले थोड़ी बैठक भी हो गई थी, ऑल इंडिया बैठक भी हो गई। कोई ऐसे एक चीज बताइए जिस चीज का समाज के साधारण से साधारण व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के बुद्धिजीवी तक, उसको कोई कुछ निर्द्वंद में ग्रहण करे और उसके कोविड से बचे रहे। उसके 10 मिनट के बाद में हमारा क्षेत्र प्रचारक उत्तर प्रदेश का फोन आया, भैया बुखार चल रहा है, टेस्ट बदल रही है। तो शरीर के अंदर में कई प्रकार का बदल हो रहा है। बोले हो क्या रहा है ना, पैचेस भी आ रहे हैं। तो कोरोना का प्रभाव मेरे पर बहुत जोरदार है। मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ। तो मैं आश्चर्य हो गया। तो केवल साधारण सौंठ का प्रयोग से, उसके साथ बाकी 3-4 प्रयोग रहा। और गाय का, अपना गाय का, जिसको हम कहते हैं कि अपना, जिसको माँ कहते हैं, उसकी दूध से उसको थोड़ा सा ऐड किए। तो ऐसे 3-4 चीज। फिर करिश्मा बहन से बातचीत हुई, डॉक्टर साहब से बातचीत हुई, वहां से कुछ दवाइयां आई। तो आज तक वहां कोरोना की प्रविष्टि नहीं हुई है। हुई होगी लेकिन दिखाई नहीं दिया किससे। वहां से मैंने आया बीएचयू में, अर्थात काशी आया। काशी आने के बाद में बीएचयू में मदन मोहन मालवीय जी का वहां सबसे बड़ा स्थान रहा। तो वहां कुछ कर सकते हैं क्या। फिर हम लोग प्रोटोकॉल बनाए, उसके गाइडेंट फिलोसोफर डॉक्टर हितेश भाई जानी ही बने। और सौभाग्य से हम पहले तो सोच रहे थे 50 पॉजिटिव पेशेंट को लें और ट्रीटमेंट करें। तो मैं ऐसे एक परंपरागत परिवार में है, मेरे दादाजी ही आयुर्वेद आचार्य थे, वहीं से थोड़ा सा हम लोगों के तक विषय आता रहता है।
और ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमको 200 पेशेंट लेनी पड़ी और आज तक सिंगल रिपीट नहीं हुआ है। और पॉजिटिव पेशेंट के साथ में जो टच में आए, फैमिली मेंबर से है, बाकी है, दोस्ती है। आज कल मजा चल रहा था कि डॉक्टर साहब को, अर्थात डॉक्टर वल्लभ भाई कतरिया जी जो हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरपर्सन है, तो उनके साथ में 4 दिन था। तो वहां से फोन आया कि जल्दी से जल्दी भैया, मैं यहीं से आया, हैदराबाद आया वहीं से, कल टेस्ट करो। बोले क्या हो गया? तो मेरे को पॉजिटिव निकल गया। मैं उनके साथ में 4 दिन रहा। कल भाई साहब आप ऐसे बता रहे हैं आपको पॉजिटिव निकला, हो गया तो टेस्ट करो पहले, बाद में बात करना। तो कुछ नहीं था, मैं फ्री था। तो यहां से मैं नागपुर गया, तो यहाँ का 2 कार्यकर्ता फोन कर, भाई साहब जल्दी टेस्ट करो, आप पॉजिटिव के बीच में बैठे थे। तो वहां से नागपुर गया, नागपुर के प्रोग्राम था। मेरे टोटल जो बेंच था, मैं अकेला ही नेगेटिव था, बाकी सभी पॉजिटिव थे कोविड का। अब वहां से मैं दिल्ली आया। दिल्ली के, हम जानते हैं दीपावली में गौमय दीपक का एक बहुत बड़ा अभियान चला। गाय केवल दूध नहीं देती, गाय हमको करोड़पति बना सकती है। इसका प्रमाण इससे लॉकडाउन पीरियड में ही देश को दिया गया। गाय नहीं दिया, गोमाता ने दी। तो यमुना की बंधन कर रहे थे, उसमें 52 लोग थे, उसमें 32 लोग पॉजिटिव थे, मैं बीच में खड़ा था। तो डॉक्टर साहब ने फोन की कि हो गया, बहुत अच्छा, बढ़िया हो गया। यमुना माई के बंधन से बाहर हम निकले। मेरे को वहाँ की प्रमुख, हमारे प्रमुख गौ सेवा के, दूसरा कोई तो साधना टीवी के जो मुख्य व्यक्ति है राकेश जी भाई साहब, उन्होंने कहा कि मेरे गले मिले तो देखो समस्या में पड़ोगे तो परीक्षा पहले तुम आओ, मैं तेरा टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कैसा है, तो बच्चा कैसा है? बोले डॉक्टर हितेश भाई जानी जिंदाबाद। मैंने छोटे एक तो साधारण सा प्रयोग, कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, 750 रुपया में पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर हम निकाल कर घर में छोड़ दिए। 15 दिन के बाद में वो बाइक पकड़ करके मेरे साथ में 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कैन यू इमेजिन? 3 चीज कह करके बंद करता हूं गोमाता के बारे में। 3 नारा मेरा है, जो चीज नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। कोरोना ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर, प्रोटेक्शन पावर, प्रतिरोधक शक्ति कुछ भी ना जो है, तो मैं जा सकता हूं अंदर, लेकिन टिक नहीं सकता। अब यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, गाय का जो जर्सी बोलते हैं, HF है, इसके दूध से तो हो ही नहीं सकता। ये निश्चित भाव से यह है कि भारत की गोवंश के, उनकी गोबर गोमूत्र के बने हुए खाद, इसके माध्यम से अगर हम खेती करते हैं, वो जो अनाज मिलता है, सब्जी भाजी, दाल चावल जो भी मिलता है, फल मूल, वही हमारे लिए है, उसी को ही करेंगे। तो यहाँ बैठे हुए कुछ एलोपैथिक डॉक्टर, एलोपैथी को बाय बाय करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। रोग बढ़ता है, रोगी बढ़ते हैं, हॉस्पिटल बढ़ रही है, हॉस्पिटल में बेड बढ़ रही है, लेकिन ना रोगी ना रोग, दोनों कम हो रही है। एक भी उदाहरण नहीं है पिछले 70 साल से। तो स्वाधीनता प्राप्ति पाने के बाद में हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक विषय है। ऐसे ही दूसरा विषय जो नहीं खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। विषय तो काफी लंबा आएगा, दोनों महानुभाव बैठे हैं। जिस विधा की है वो, इनको भीष्म पितामह कह सकते हैं, इतनी शक्तियां हैं इनके पास में। करिश्मा बहन काफी आयु में कम दिखती है, लेकिन अपने विधा में भारत में नंबर 1 है, भारत में नंबर 1। तो मैं भारत घूम रहा हूँ, भारत छोड़कर थोड़े बहुत आजू बाजू में भी जाता हूँ। तो माँ के गर्भ में बच्चा है तो माँ कौन सी चीज खानी चाहिए? ये प्रशिक्षण दादी माँ दादाजी ने देते थे, लेकिन आज दादाजी दादी माँ नहीं है, कहीं इधर उधर है। हम उनके गोद भूल गए, उन्होंने हमको भूल गए। कहां से मिलेगा? जो खाएंगे तो बच्चा का हड्डी बनेगा, बाकी सारा वगैरह बताएंगे।
तो ये क्या यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड से और जर्सी एचएफ का दूध से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसलिए माँ को बहन को नहीं देना का ध्यान रख लीजिए। आप गायकोलॉजी डॉक्टर हैं तो आपको तो ज्यादा बतानी पड़ेगी, नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे ही अपने परिवार को छोड़ करके अतिथि साधु संत किसी को भी नहीं खिलाना, भिखारी को भी नहीं खिलाना, वो नारायण है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं उनको दलित पतित हरिजन गिरिजन भिखारी नहीं करना, नारायण सोच करके सेवा करना। उनको देते हैं, उनके माध्यम से सारा संसार चलेगा, नहीं देना। ऐसे ही गोमाता को नहीं देना, भूमाता को भी नहीं देना। अगर ये करते हैं तो भारत भारत बन के रहेगी, नहीं तो इंडिया इंडिया से और कुछ बनने वाला है, बन रही है। तीसरा चीज है, जो चीज मंदिर में अपने भगवान के पास में जिसको हम भगवान मान करके जाते हैं, या अपने घर में जो भी अनुष्ठान करते हैं उसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लेकर के, वहां भी उसी प्रकार का चीज का व्यवहार नहीं करना, नहीं जाना। आखिर का विषय बोल के बंद करता हूं। मैंने साधु संतों के साथ में कभी मिलता हूं तो पूछता हूं भगवान जी को कौन सा दूध प्रिय है, जर्सी का, एचएफ का, पैकेट का, भैंस का? वो कभी नहीं कहेंगे, जरूर कहें गाय का। बोलते क्यों नहीं है? समझ में आ गया होगा आप सबको। तो हमारे साधु संत मठ मंदिर के पुजारी बोलने लगेंगे ना, उनके जो करोड़ करोड़ की संख्या में भक्तगण हैं, उसमें से अगर 1% मान लेंगे ना, तो हमारी धरती जो है ये रोगमुक्त धरती बन जाएगी, ऊर्जा युक्त धरती बन जाएगी, प्रदूषण मुक्त धरती बन जाएगी। ये धरती जो है ये सोना बनेगा, सोना। सोने की चिड़िया कहते थे ऐसे बनेगा। वी हैव टू केयरफुल, हमको उसके लिए केयरफुल रहना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत कम युवा बैठे हैं। ये जो छोटी बहनी बैठी है ना, खड़े हो जाए एक बार, ये असली भारत है, ये असली भारत है। इस पीढ़ी को भारत बनानी है। बस 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 बस। आज की युवा जो नवदंपति बनने जा रहे हैं, उनके जो बच्चे होने वाले हैं, वो असली भारत है। उस युवाओं को शिक्षा देने के लिए हम हैं, और हम जल्दी जाने वाले हैं ऊपर। ऐसे कौन क्यों मुहूर्त में जाएगा पता नहीं, लेकिन ऐसे ही थोड़ा हम जल्दी जाने वाले हैं। हम जाने से पहले युवा को ऐसा तैयार कर दे जो कि हमारे भारत को तैयार कर सकता। वंदे मातरम, गौ माता की जय। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। एंड वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड। और जन ऊर्जा मंच उनके मार्गदर्शन में हम लोग एक काफी समय से एक वेलनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, और जन ऊर्जा मंच प्रयासरत है कि हैदराबाद के लिए, इस शहर के लिए, यहाँ की जनता के लिए एक ऐसा होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर एंड वेलनेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाए, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन हो। इस होलिस्टिक केयर के पूरे फील्ड के लिए एक अपने आप में एक माइलस्टोन बने। और हम बहुत अभिभूत हैं कि सर आज हमारे बीच में हैं और सर हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूं आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर हितेश जानी सर को। 6:30 बजा है, ऐसा ही मन में था कि शुरू में हम चाय पियेंगे, थोड़ी बातचीत होगी, और मैं आपके सामने 1 घंटा तक विषय रखने वाला हूँ। आपको कुछ नेचुरल जो भी कुछ हो और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊर्जा है तो आप निकाल दीजिए, बाकी ऊर्जावान होकर यहाँ से जाएंगे। लेकिन 1 घंटा मैं बोलने वाला हूँ। आपको थकान नहीं होगी, आपको आनंद होगा। प्यार से आपसे बात करूँगा। मुझे जो विषय दिया गया है उसके अंदर रहूँगा। उसके साथ जुड़े बहुत विषय आएंगे जो आपकी कल्पना नहीं होगी, आपने कभी सुना नहीं होगा। ऐसे कुछ शब्द, ऐसे लफ्ज़, ऐसे वर्ड आपके सामने आने वाले हैं। तो धैर्य भी रखना, गुस्सा नहीं होना। गुस्सा हो तो बाद में मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप गाली भी दे सकते हैं, तो मैं उसका बटोरता हूँ, क्योंकि गाली मिलना है अपने आप में एक रिवॉर्ड है, अवार्ड है, जो भी है, तो क्योंकि वो संबंध बनाने का एक जरिया है। तो बाद में देना, लेकिन पूरे प्यार से मैं जो बात करूँगा। 3 बात हमको दी गई है, मुझे एस्टैब्लिश करना है कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, कोरोना क्या है,
लेकिन कोरोना को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कोरोना को कैसे रोक सकते हैं पहले, फिर कैसे ठीक कर सकते हैं, और ठीक कर सकते हैं ऐसा नहीं है, किया है, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। बिल्कुल क्लियर कट बात है, ये कोई आप ऐसी कपोलकल्पित घटना नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो आपके सामने रखूंगा। तो आधा हिस्सा, पौना हिस्सा तो वही रहेगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेके आप जाएंगे, वो ऊर्जा लेके जाए कि जो भारत क्या कर सकता है, दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी ताकत है। तो उसी कोरोना काल में चलते आपसे वो बात मेरी ज़्यादा होगी, लेकिन कोरोना आया, ऐसा कि कोई भी बात आएगी, हम उसको कैसे निपट सकते हैं, या दुनिया क्यों नहीं कर सकती और हम क्या कर सकते हैं, वो बात में थोड़े 30% पार्ट में मैं रखने वाला हूँ। आपको आनंद आएगा, उसमें जो काम करें वो भी थोड़ा दिखाएंगे, और उसमें से निकलेगा जन ऊर्जा मंच का शायद यहाँ का काम। तो और वैसे तो मुझे करिश्मा बहन को ही बोलने देना था, अगर वो महिला होती और कपल्स होते तो सीधा काम हो जाता, लेकिन निशिता जी ने बोला कि नहीं, आप पहले विषय आज एक वातावरण बन जाए, फिर हम डिनर में साथ में बैठने वाले हैं, हम उसमें प्लानिंग करने वाले हैं, आगे जाके गर्भ संस्कार, गौ विज्ञान, गर्भ विज्ञान, सोलमरासन, ऐसे बहुत से विषय आज जो आप देखने वाले हैं, उसकी आगे कैसे रणनीति बन सकती है वो हम प्लान करेंगे। तो इतनी प्रस्तावना के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले तो दुनिया को आप बताना, आप तो जानते हैं, आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि कोरोना का वर्णन आयुर्वेद में है। ये कोई कपोलकल्पित घटना या वुहान प्रांत से आया है, या चाइना ने डेवलप किया है, चमा चिड़िया से आया है, डेट से आया, या अमेरिका से आया, उस साइड, ये बातें आपको सुननी हो तो सुन लीजिए, बहुत सुनी। इटाली कुछ और बोलता है, ब्राजील कुछ और बोलता है, ब्रिटिश साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उसके बारे में बहुत आया था। अब धीरे ठंडे हो गए, वो भी समझ गए हैं कि हमने बहुत फैलाया जो भी है, लेकिन भारत का जो एक सूत्र है, भारत के पास जो है, मैंने पहले ही मेरी स्लाइड में जो रखा, आपको फिर से बताता हूँ। ये महर्षि चरक ने लिखा है, चिकित्सा वन निवेशस्य स्वस्थ आतुर हितम, स्वस्थ है उसके लिए और आतुर यानी बीमार है उसके हित में है। अब देखना, यदि हा अस्ति तदन्यत्र, हमने जो बताया है वो तो हमारे में है, वो अन्य नहीं होगा, और हमारे में अब दूर कोई भी दुनिया के कोई भी जगह में होगा, वो हमारे में होगा, इतना कॉन्फिडेंस से बताया। इसमें कोई चिकित्सा का सूत्र नहीं है। ज्ञान का प्रवाह कैसा महर्षि आत्रेय ने महर्षि अग्निवेश को दिया था, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारत के पास हर विषय का ज्ञान था। अब था ऐसा बोलूंगा तो आपको लगेगा, लेकिन अब रेफरेंस है ये, आप जो देख रहे हैं आयुर्वेद एवं कोरोना, तो उसको औपसर्गिक रोग में ये महर्षि सुश्रुत का श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बारे में रेफरेंस है। अब इसके बारे में विद्वानों के सामने या वायरोलॉजी के कॉन्फ्रेंस होती है, और बहुत बताता, लेकिन आपको बस इतना चाहिए कि बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो क्या है, कैसा है, उसको कैसे ठीक करना, वायरोलॉजी क्या है, वो सब भारत जानता था। इसलिए हमको मत सिखाओ, पहली बात हमको मत सिखाओ, यानी मुझे नहीं, भारत को मत सिखाओ, ये मैं आपकी ओर से दुनिया को बोलता हूं। तो आप पूरा कॉन्फिडेंस से रहिए, मैं उसकी डिटेल एक एक परत खोलूंगा। तो पहले बताया कि भाई ऐसे मामले में आप मत फंसो। एनीबडी फ्रॉम एलोपैथी साइड इन दिस ऑडियंस? डॉक्टर निशिता तो है, और कोई एलोपैथी डॉक्टर है, या कोई वायरोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट कोई है? नहीं है ना, ठीक है, आप उनको पूछिए। ये मेरा प्रश्न, आपको लगता है कि वायरोलॉजी सिर्फ उसमें ही होगा या पैथोलॉजी उसमें होगा? आपने किसी ने कोरोना का वायरस देखा है कहीं? आपके हैदराबाद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यहाँ बिल्डिंग अभी मेरे रास्ते में आया, आप उसके प्रेसिडेंट को पूछिए, तेलंगाना का, अरे भारत का आईसीएमआर का चीफ को पूछिएगा, आपने वायरस देखा है कोरोना का? चरक ने बोला देखो मत, कपड़े में मत जाओ ऐसी चीजें। उन्होंने बोला शरीरा व्यस्तु परमाणु बढ़ते ना अपरिसंख्य, इतनी है सौक्ष्म्यात अतीन्द्रियत्वात, वो आंख से दिखने वाला नहीं है। जो कोरोना के बारे में बोलते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से आपका जो भी टेस्ट होता था आरटीपीसीआर का, वो कहाँ जाता था? चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए पुणे जाता था। क्यों पुणे जाएगा? क्योंकि वही एक इंस्टीट्यूट है। आईसीएमआर के लैब से बनी हुई कीट या उसकी प्रमाणित कीट पहले तो कोरिया से आती थी। तो आप पूरा आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप दूध आपकी गाय से ले सकते हैं, आप अनाज आपके किसान से ले सकते हैं, लेकिन आप जो WHO ने या अमेरिका ने बोला
वो उनकी डिजाइन से ही आपके पास आएगा। वायरस भी वो तय करेगा, वायरस टेस्ट किट भी वही बनाएगा, आप लोग तो उसके क्या है, गिनी पिग्स हो। मैं तो उसका गिनी पिग्स हूं। ये पूरी जितनी भी कोई भी पैथोलॉजी ले तो वो तय करता है कि इसको कोरोना कहते हैं। यूके का स्ट्रेन आया, अब कहते हैं यहाँ तो अभी तो 900 3000 कोरोना के स्ट्रेन हो गए, कोरोना ठीक होने वाला नहीं है, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट बोलते हैं। चरक ने वही बोला कि ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ दिखता नहीं है लेकिन है। तो उन्होंने बताया कि सूक्ष्म है, बहु है, इतने हम गुजराती में कहते हैं, भारती बहन और प्रहलाद भाई वगैरह समझ सकते हैं, गणिया गणाय नहीं, वीणिया वीणाय नहीं, तो हमारा आबला ममाय स्टार्स है, वो स्काई में इतना दिखता है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आकाश में तो है। तो उसी तरह से बॉडी में ऐसे बहुत से सूक्ष्म चीज है, उसको देखने की, उसको गिनने की, उसको काउंट करने की कोशिश मत करो। कौन कहता है? जिसने देखा है वो बोलता है। वो अतीन्द्रिय चीज वो देखी थी, मैं फिगर बता सकता हूं, उन्होंने तो आकृति भी वर्णन किया है, मैं उसकी लेकिन व्याख्या जो बताई आप समझ लीजिए। तो उन्होंने बताया आज जो वायरस की व्याख्या है, ये इंटरनेशनल इन जनरल वायरस, एक एक अलग वायरस की व्याख्या होती है, लेकिन वायरस किसको कहते हैं? इनविजिबल फिल्ट्रेबल। वायरस की नेचर या वायरस क्या होता है, तो इनविजिबल, दिखता नहीं है लेकिन कहीं भी घुस जाता है। पीपी किट पहनो तो भी 600 डॉक्टर मर गए, मास्क लगाया आपने तो भी 600 डॉक्टर्स, और 90 P90 N90 ऐसी अलग अलग प्रकार के मास्क पहनने के बाद भी डॉक्टर्स मर गए। और 3 महीना का यूज करने के बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने बोला कि ये N90, ये P95, ये मास्क काम नहीं करता, कोरोना वायरस उससे भी छोटा है, उसमें आ जाता है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन हूं दुश्मनों का। आई एग्री विथ डिसएग्री। डॉक्टर हर्षवर्धन तो हमारे मित्र हैं, हमारे सीनियर है, अजीज है, लेकिन वो वास्तव में तो वो विडंबना है कि उसको कहना पड़ता है कि वायरस इतना खराब है। वो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री आपको आगाह कर रहे थे, लेकिन तो फिर हमको ये क्यों बताया जा रहा है कि ऐसे मास्क से वायरस हटेगा, रुकेगा? मतलब जिसके बारे में तुलना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसको विजिबिलिटी नहीं है। थोड़े साइंटिस्ट के पास किसी ने देखा है 31 दिसंबर 19 को पहली बार वुहान प्रांत में एक किसी को कोविड लगा। अब उसको क्या है, कौन सा वायरस है, सार्स-2 भी था तब तक, तो उसको देखते देखते, ट्राई करते करते, समझते समझते 11 फरवरी इंटरनेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने, कॉन्फ्रेंस ने, सब वायरोलॉजिस्ट ने तय किया कि उसके जो स्पाइक है वो कोरोना या मुकुट जैसा दिखता है, इसलिए उसको नाम दिया गया कोविड-19। क्योंकि लास्ट डे ऑफ दिसंबर 19 को ये पहली बार देखा गया था, तो एक्चुअली 20 में आया, लेकिन दिखा गया, पहला पेशेंट था वुहान प्रांत का, वो 19 को लास्ट डे पे था, तो उन्होंने फिर नामकरण किया 11 फरवरी को, मतलब 2 महीने के बाद नामकरण हुआ। तब तो नाम ही नहीं पता था, तो हमारे शास्त्रों ने बोला कि विकारो नाम अकुशलम न जिरियत कदाचनम। आपको नाम मालूम नहीं है तो चिंता मत करो, वो क्या करता है, वो क्या एक्शन करता है, बॉडी में फिजियोलॉजी क्या पैदा करता है, कैसे पैथोजेनेसिस पैदा करता है, फिजियोलॉजी कैसे बिगाड़ता है, वो देखो, और फिर उसका नाम करना है तो करो। तो इतने बड़े साइंटिस्ट, WHO को भी नामकरण करने में 1.25 महीना लगा समझने में। तो सामान्य नागरिक को क्यों ऐसा बहकाना टीवी पे? तो महर्षि चरक ने बता दिया कि भाई ये तो अगर ये इनविजिबल फिल्ट्रेबल वायरस की व्याख्या है, तो चरक ने बताया अव्यक्तो व्यक्त कर्माच। वो अव्यक्त है, दिखता नहीं है, अव्यक्त यानी नहीं दिखने वाला, लेकिन कर्मों के द्वारा व्यक्त होता है। जब गले में आ जाएगा, गले का स्वाद बदल जाएगा, मुंह का स्वाद बदल जाएगा, खांसी आने लगेगी, बुखार आएगा, लंग्स में जाएगा, तो ब्रेथलेसनेस होगा, तब आपको पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है। तो ये वायरस को देखने वाली बात है ही नहीं, थी नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। ये कौन कहता है? हमारे आचार्य कहते हैं। ऐसे बहुत से वायरस की चर्चा में बीच बीच में करूंगा, लेकिन कोविड के लिए कुछ चाइना में हुआ है या WHO ने कुछ ढूंढा है या कोई नया कोई प्राणी है, ऐसे भारत के लोग नहीं मानते, क्योंकि ऐसे बहुत से वायरस देख लिए यार। इस इतने होल में 500 प्रकार के माइक्रोब्स है,
मुझे कुछ नहीं होगा, किसी को बुखार होगा, किसी को जुकाम होगा, अगर इम्यूनिटी कम है तो सबको होगा, और सबकी इम्यूनिटी ठीक है तो किसी को कुछ वायरस कुछ उखाड़ नहीं लेता, वो भाग गया। 1 लाख लोगों को डैमेज हुआ, 99 लाख, 1 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ भारत में, तो 99 लाख को तो कुछ नहीं हुआ। तो जो हुआ उसकी चर्चा कम बाद में करेंगे, लेकिन जो नहीं हुआ कैसे नहीं हुआ। और अमेरिका क्या नहीं उसके पास, जब जमादार बन के बैठा है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, पावर है, पैसा है, डॉक्टर्स है, मर गए, हमसे ज्यादा लोग मर गए, हमसे कम आबादी है। हाथ क्या वो नहीं धोते थे, वो तो हाथ धो के पीछे पड़े थे हाथ धोने के लिए। मजा है, ठोको ताली। तो ये हमको मत सिखाओ यार, ये भारत बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेगा। तो पहली बात कि वायरस है या कोरोना है या कुछ भी है, मैं टेमीफ्लू की थोड़ी चर्चा करूंगा, ऐसे ऐसे हर 2-3 साल में आते रहेगा और ये चलता रहेगा। तो ये बता दिया चरक ने कि विविध रोग प्रादुर्भाव ऐसे प्रकार के कोई भी ऐसा होता है जो एक पूरे एरिया को पकड़ लेता है, पूरा एक जनपद यानी गांव, नगर, शहर, मोहल्ला, कस्बा, एरिया, टेरिटोरी, स्टेट, कंट्री, उसको नाम दिया है एपिडेमिक, पैंडेमिक, और उसने बताया जनपदोध्वंस, मारका। इसका वर्णन वेदों में भी है, पहले वो समझ लीजिए, न सिर्फ आयुर्वेद में, वेदों में भी वर्णन है, चरक संहिता विमान स्थान में उसका एक पूरा चैप्टर है कि ऐसे जनपदोध्वंस आते रहेंगे। अगर आप ठीक नहीं रहे, आपने हाथ नहीं धोया, पांव नहीं धोया, शरीर स्वच्छ नहीं किया, आपने खाना ठीक नहीं खाया, आपने कपड़ा ठीक नहीं पहना, तो आपको ये रोग होते रहेंगे। ऐसा हजारों साल पहले बताया था। और वो उन्होंने बताया अभी का ये गात्र संसर्ग, प्रसंगात, फंक्शन में जाना, गात्र संसर्गात, उसने बताया ऐसा नहीं कि हाथ मिलाने से होता है, पांव मिलाएंगे तो भी होगा, ऐसा महर्षि सुश्रुत ने बताया। ऐसे आपने कोनिया छू गई, आप कोई भी गात्र को छुएंगे, और अगर वेदर ही इज इन्फेक्टेड और नॉट, वो मटेरियल है, अगर इन्फेक्टेड है उसका आपने पांव भी छू दिया, हाथ भी छू दिया, ऐसा हाथ सेकंड करना सिर्फ नहीं है। वो नमस्ते वाला नाटक की चर्चा है, नमस्ते तो भारत का संस्कार है, वो कोरोना के साथ मत जोड़िए उसको। भारत का जो अभिवादन प्रक्रिया है, कोरोना हो या ना हो, हमारा वो संस्कार है। आपको अब याद आ रहा है, महर्षि सुश्रुत ने बताया हाथ लगाना, पांव लगाना, प्रसंगात, गात्र संसर्गात, वस्त्रानुलेपन, किसी का वस्त्र यूज करेंगे, आप किसी का टॉवेल यूज करेंगे, आप किसी का हैंडकरचीफ लेंगे, वही तो बात है ना। आपको फिर बताया सहसैया, आप एक साथ बेड शेयर करेंगे। उसने बताया गंधम मालानुलेपन, किसी के गैजेट लेंगे, किसी की माला, किसी का कपड़ा, किसी की चौपड़ी, किसी का ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप कुछ किसी का भी यूज करेंगे जिसको इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन आपको लगने वाला है। WHO ने तो अभी इतनी टोटल डेफिनेशन भी नहीं की कोरोना की, प्रिकॉशन का मैं बोलने लगूं तो 7 पन्ने का श्लोक है। इस तरह से एक वायरल डिजीज फैलते हैं और बहुत से एरिया में फैल जाते हैं, उसको कहते हैं जनपदोध्वंस। जनपद बड़ा एरिया, लाखों लोग एक साथ मरते हैं, उसको कहते हैं जनपदोध्वंस। तो मैंने अभी तक आपके सामने ये विषय रखा कि ये भारत में होता था, बताते थे, पता भी था। अब उसका जो नाम अगर है, अगर देना है, मैंने जिस तरह से उसकी ट्रीटमेंट दी, तो वो है वात श्लेष्मक ज्वर। इसमें वायु और कफ दोनों बिगड़ता है। वात पित्त कफ 3 दोष है, उसमें से महर्षि सुश्रुत ने जो लक्षण बताए, चरक ने बताए, काश, खांसी, कफिंग है, ब्रेथलेसनेस होता है। आप कोरोना के जो लक्षण है आप उसमें मिला दीजिए, कुछ भी उससे नई बात नहीं है। ये 3000 साल पहले टेक्स्ट बुक में लिखा है, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, और वो कहते हमने रिसर्च किया है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये हम जो जानते हैं, तो अभी ट्रीटमेंट आएगी, हमको बताते हैं कि आपको ट्रीटमेंट नहीं आती, आपको ट्रीट करना नहीं है। ट्रीटमेंट भी हम देंगे, और क्या ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन देंगे, पहले दिन से बोल दिया वैक्सीन देंगे, ट्रीटमेंट तो वो नहीं है, तो हमको ट्रीटमेंट करने दीजिए, वो भी नहीं करने देंगे। हम दवाई ढूंढ रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि HCQ काम करता है, मलेरिया जैसा उसका है,
तो HCQ यहाँ भी भारत के लोग HCQ बोलने लगे, सब बड़े डॉक्टर HCQ देने लगे। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर रेमडेसिविर, टेसिजुबेलिन, वेंटिलेटर। जो अमेरिका बोलता है, जो WHO बोलता है, जो साइंटिस्ट कुछ जानते नहीं, इतने बड़े साइंटिस्ट को मैं बोलता हूँ कुछ जानते नहीं, मैं उसकी डिग्री के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर कुछ डाउट नहीं है मेरे, उसका वे ऑफ थिंकिंग जो है, उसका जो कंसर्न है, उससे मुझे डाउट है। उससे मुझे न सिर्फ डाउट है, आई एम श्योर ऑफ देयर, जो उसका प्लान था, उसकी जो योजना है जो दिख रही है, जो खुलने वाला है, थोड़े समय में खुलने वाला है, हम खोलेंगे, हम बताएंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं है। अमृत से पुत्र हुए हम, स्वयं एवं मृगेंद्र था, पूरे दुनिया को आपने बहन में ले लिया, समझते क्या हो। तो वो कॉन्फिडेंस किस लिए है कि मर्सी चर्च ने बताया था कि ये कोरोना का जो ज्वर है, फीवर है, वो क्या है, उसके लक्षण क्या है। और फिर अब ये तो होगी थोड़ी क्लासिकल बात, लेकिन अब मेरे जैसे एक वैद्य को उसको रोकना है। मुझे बताया जाता था कि अल्कोहल से, मिथाइल अल्कोहल से आप साफ करेंगे तो कोरोना भाग जाएगा, हाई प्रूफ नहीं तो भी पूरे दुनिया ने करोड़ों लीटर सैनिटाइजर आपके घर में, आपकी पर्स में होगा, अभी आपकी गाड़ी में होगा, सैनिटाइजर यूज कर लिया, करते हो, आज भी करते हो। आपके या तो आपने मास्क लगाया है, या तो जो जेब में हो गया, पर्स में हो गया, कार में और होगा। और मास्क के ऊपर कंपटीशन लगती है, मैचिंग मास्क, ऐश्वर्या फेम मास्क, सलमान खान फेम मास्क। मैं मास्क का विरोधी नहीं हूं, मास्क के पीछे हुए छुपे हुए मास्कलेस फेस की बात है। मास्क लाइक है, ये फंसा देने वाली चीज है, जो उसका साइंस, उसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। आपके पिछलगू नहीं है, आप बोलेंगे वो बोलने वाले, वो चर्चा करने वाले हम लोग नहीं है। चर्चा का ग्राउंड हमारा है, हम करेंगे तो उसको रोकेंगे भी हम हमारे तरीके से। अगर एक 10 रुपये का मास्क आपके कोरोना को, वायरस को रोक सकता है, चलो फॉर द मोमेंट वी बिलीव इन कि भाई आपकी बात सही है, मास्क लगाएंगे कोरोना नहीं आएगा। तो फिर N90 मास्क से कैसे मर गए, पीपी किट पहनने के बाद लोग कैसे मर गए। तो अब दोनों बात एक सही है और दूसरी भी सही है, मरे भी है, कोई ना नहीं कह सकते। तो इसका मतलब अगर हाथ धो दिया तो ठीक है, साफ सूफ रहना, मास्क लगाना, पीपी किट पहनना, जो भी प्रिकॉशन है उससे हमारे कोई झगड़ा नहीं है। जहाँ कुछ वैष्णव लोग होंगे, मालूम है अपरस क्या होता है। आप कुछ ऐसी चीजें, आप घर में नहीं जा सकते, रसोई में नहीं जा सकते। आपके घर में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, आपके घर में फीमेल कोई है, उसको मेंसेस होता है, तो कैसे प्रोटोकॉल, जो क्लीनलीनेस का, जो हाइजीन का प्रोटोकॉल भारत देश में परंपरा में था, आज भी बचा है, उसको हम समझे न समझे अलग बात है। लेकिन ये क्वारंटाइन शब्द महात्मा गांधी ने लिखा है। जब प्लेग हुआ था ना, महात्मा गांधी अफ्रीका से आ रहे थे, तो उस समय प्लेग हुआ था कलकत्ता में, तो पूरा 20 दिन उनकी शिप को क्वारंटाइन कर दिया था। तब गांधी जी ने लिखा, ये तो सूतक है, कोई गुजराती लोग समझते होंगे सूतक, आसूतक से क्वारंटाइन, महात्मा गांधी ने लिखा है उसके क्वारंटाइन के ऊपर, पूरा शिप को क्वारंटाइन कर दिया था कि शायद आएंगे तो होगा। ये पूरी हिस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत मेहनत की, तब पता चला कि भाई ये अगर फिजिकल प्रोटेक्शन है, मास्क इफ इट इज ट्रू फिजिकल प्रोटेक्शन है, तो मुझे तो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। मैंने शास्त्र ढूंढा, हमारे वैद्यों को मैंने पूछा, वैद्य तो डर गए थे। एक वैद्य ने ट्राई किया मुंबई में, क्यों डर गए मैं आपको बताऊं। एक वैद्य MD था, हमारा स्टूडेंट था, होनहार था, होशियार था, अच्छा प्रैक्टिसिंग पर्सन था। उन्होंने बोला कि मैं कोरोना का ट्रीटमेंट करूंगा, करता हूं, कर सकता हूं। उसको जेल में डाल दिया। आयुर्वेद से कोरोना ट्रीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? WHO को मालूम नहीं, अमेरिका को मालूम नहीं। हमने पूछा आपको आयुर्वेद के बारे में मालूम है? ना, वो मालूम नहीं। तो फिर आयुर्वेद को कोरोना के बारे में मालूम नहीं, वो आप कैसे बोल सकते हैं? लेकिन उसको जेल में डाल दिया। 75,000 को पिटीशन करना पड़ा। 75,000 जब सिग्नेचर हुई तब उसको, और क्योंकि पैंडेमिक एक्ट लगा दिया 4 अप्रैल को भारत की पार्लियामेंट में, लास्ट ईयर 20 में, उस दिन पार्लियामेंट में एक्ट लगा। किसकी इन्फ्लुएंस होगी? पता नहीं, जिसकी भी होगी। कोरोना कितना प्रभावी है वो देखिए। मैं तो कोई आदमी के ऊपर वो नहीं डालता हूं, कोरोना कितना प्रभावी है। जिसने पैंडेमिक एक्ट लगा दिया, पैंडेमिक एक्ट में आप कुछ नहीं कर सकते।
फिर दूसरा लगाया डिजास्टर एक्ट। तो पार्लियामेंट ने 2 एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने पास किया कि आप कोरोना के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो वो अफवाह गिनी जाएगी, आपको नॉन बेलेबल जेल होगी। और मेरे एक आयुर्वेदाचार्य को जेल हो गई। अब हमको लगा कि नहीं ये तो नहीं होगा। उस समय मेरा माउंट चल रहा था, नवरात्रि थी। अजीत भाई साहब ने जिसका जिक्र किया, मैंने शंकरलाल जी, अजीत जी सबसे बात किया कि मैं तो उसमें कुछ बोलने वाला हूँ, मैं काम करूँगा। मेरा शास्त्र ऐसा नहीं हमको सिखाता, हमको डरना आता ही नहीं, हम डरेंगे ही नहीं, तो उसमें काम करेंगे। तो हमने देखा भाई अगर फिजिकल जो मास्क है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा एक हाइपोथेसिस है और सब लगाते हैं, तो हमारे पास तो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए या बायोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए। तो मुझे याद आ गया सौंठ, ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर को आयुर्वेद में उष्ण तीक्ष्ण बोला गया। सौंठ गुजराती में सूंठ कहिए, सौंठ समझते हैं ना, ड्राई जिंजर। तो ड्राई जिंजर का जो है वो बताते हैं, उसके बारे में जो भाव प्रकाश ने ऋषि ने लिखा है कि जिह्वा कंठ विशोधनम, उष्णम तीक्ष्णम जिह्वा कंठ विशोधनम, नेजोफेरिंग्स और एरोफेरिंग्स एरिया को क्लीन करता है। रुच्यम दीपनम पाचनम, पचाता है, भूख लगाता है, कफ दूर करता है, रुचि उत्पन्न करता है। और कंठ नेजोफेरिंग्स और आपको बताऊं मैं उसकी एनाटॉमी, ये हमने फ्लायर बनाया था, एक चुटकी सूट कैसे करता है। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहां से नाक से वायरस आता है। वायरस इधर है तब तक कुछ नहीं करेगा, देखिए मेरे चिक के ऊपर है ना, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये अगर इधर गया और बड़ा नेजोफेरिंग्स एरिया में, मतलब नाक में, गुजराती में जिसको हम शैडो बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, लीड, नाक में से जो म्यूकस निकलता है, वो अगर उसको मिल गया उस वायरस को, वायरस इधर पड़ा है, सरफेस पे है, बुक पे है, पेपर पे है, इसमें है, इवन मेरे हाथ में है, तब तक कुछ नहीं होगा। ये हाथ इधर जाएगा और वो जो उसका म्यूकस है, जिसका प्रोटीन है, उसको पकड़ेगा, तो फिर उसका डीएनए से वो मैच कर लेगा, क्लोन कर लेगा, और फिर उसी प्रोटीन से वो डबल ट्रबल मल्टीप्लाई होगा। और वो 3 दिन तक रहता है यहाँ नेसोफेरिंग्स एरिया में, जो आप देख रहे हैं। और दूसरा है ओरोफेरिंग्स एरिया। तो 2 एरिया में वो रहता है और वो वहां से हमारा स्वाद बिगाड़ने लगता है। कुछ सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, तब तक वो उसकी बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं होती। बहुत लोगों का ऐसा होके पूरा हो गया, लाखों लोगों का निकल गया। लेकिन 3 दिन के बाद उसी प्रोटीन से लेते हुए फिर वो ग्रो होते होते अगर लंग्स में गया तो प्रॉब्लम है, तो बड़ा प्रॉब्लम। जो आज जिस पेशेंट को दिक्कत हुई, जिसको वेंटिलेटर पर जाना पड़ा या जिसको समस्या हुई, ये इसके 3 दिन तक के बाद की बात है। तो आपको तो मालूम नहीं 3 दिन आ गया होगा, पता नहीं, लाखों लोगों को आ गया। लेकिन उस 3 दिन के दौरान मुझे क्या करना है, तो मुझे वो देखना है। तो हमने एक चुटकी सूंठ इतना ऐसे बंद करके दूसरे में लिया, तो उष्ण तीक्ष्ण गुण की वजह से वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, छींक आएगी, आंख से पानी निकलेगा, पूरा जो साइनस तक का एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, छींकें आएगी और म्यूकस नीचे आने लगेगा। पूरा जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, वहां एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, तो सीधा इंपैक्ट कैवर्नस प्लेक्सिस तक 7 ऑर्गन है, आंख का, कान का, वहां तक वो क्लीन कर देगा। सुबह करना, शाम को करना। और अगर ओरोफेरिंग्स एरिया थोड़ा अलग है, थोड़ा, फिर तो एक हो जाता है। तो भोजन के बाद सबसे ज्यादा कफ होता है। आप खाना खा लीजिए, थोड़ा कफ प्रोड्यूस हो गए, थूकना पड़ेगा, मुंह साफ करना पड़ेगा। तो लंच के बाद और डिनर के बाद 2 बार 1 चम्मच 1/4 टीस्पून 1 ग्राम सौंठ मुंह में जीभ में रखना, मुंह बंद कर देना, तो प्रोफ्यूज सलाइवेशन आएगा। सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, वहाँ जो ग्लैंड है वो सलाइवा निकालेगा, बहुत मुंह तीखा लगेगा, पानी भर जाएगा। लेकिन अगर वहाँ कोई भी माइक्रोब्स है, कोरोना होगा या कोई भी होगा, तो वो उसमें डाइल्यूट हो जाएगा, मर जाएगा। और वो जो सौंठ है वो निकल जाना है, अगर वायरस है तो भी ले जाना है अंदर, क्योंकि वो पाचन करेगा, वो कफ बंद करेगा, बाकी भी अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है तो भी ठीक करेगा। बस इतना सा फॉर्मूला, और उसको कहते हैं प्रतिमर्श नस्य। ये एक मैं पंचकर्म का वहाँ एचओडी था, पंचकर्म में ऊपर बहुत बड़ा काम हुआ है। वो ये नस्य कर्म, प्रदमन नस्य, प्रतिमर्श प्रदमन नस्य, जो एक बार से ज्यादा करना होता है, डेली करना होता है, फिजियोलॉजी के साथ, दिनचर्या के साथ डेली रूटीन में लाना है, ऐसी प्रोसीजर को प्रतिमर्श कहते हैं। तो प्रतिमर्श प्रदमन नस्य, ये प्रोसीजर, ये मैं आपको उसका एविडेंस देना चाहता हूँ। ये सबसे पहले
मैंने भुज में किया। भुज में मादा, ये सबसे पहले अप्रैल में केस आए, 16 लोग NRI लोग कच्छ में आए, लंदन से आए। उसमें से 4 लोगों को कोरोना डिटेक्ट हुआ, तो सब डर गए और पूरा माधा पर, कच्छ का माधा पर एक उसमें 55,000 लोग रहते हैं। तो पूरा गांव को, गुजरात में सबसे पहले केरला में हुआ था ऐसा, एक एरिया को सील किया था, लेकिन गुजरात में पूरा एक सबर्बन को सील कर दिया, रेड जोन डिक्लेयर कर दिया, और जिसको क्वारंटाइन शब्द उसके बाद फिर प्रचलित हुआ, पूरा कंटेनमेंट एरिया। और वो कंटेनमेंट कर दिया, ना अंदर कोई जा सके, माधापुर से कोई बाहर जा सके। अब मैंने लगा मुझे क्या करूं, तो वहां के स्वयंसेवक हमारे RSS के, आरोग्य भारती के, उनको बोला मैं वेबिनार से आपको समझाता हूँ। आपके घर में सोच है, सौभाग्य से एक कार्यकर्ता जिसका खुद का आयुर्वेद का स्टोर था, कच्चे माल का, पंसारी था, तो उसने बोला मेरे पास तो 4-5 किलो सौंठ निकलेगी, 10-15 ग्राम के पैकेट बनाओ और आप ऐसे दो 10 पैकेट बाजू में, और उसको बोलो 9 पैकेट उसके बाजू में दे, इस तरह से इस तरफ करो, क्योंकि उसमें कर्फ्यू था। पहली बार गुजरात में कर्फ्यू माधापर में लगा, 4 लोग बाहर भी नहीं निकल सकते, इतना कोरोना ने डरा दिया। तो मैंने उस गांव में 11,000 लोगों को सिर्फ जामनगर से 4 बार वेबिनार करते हुए, कार्यकर्ता को ट्रेन करते हुए, उसके सामने डेमो करते हुए, और फिर फ्लायर बनाया गुजराती में, फ्लायर जो आपको बताया, और छोटा एक वीडियो बनाया, वो उस करके 11,000 लोगों को हमारे स्वयंसेवक ने, फिर थोड़े दिनों के बाद कर्फ्यू भी हट गया, तो और परमिशन वहाँ के DHO ने परमिशन दिया कि अगर प्रोटेक्शन के लिए आप जाते हैं तो 2-2 लोगों को घर में जाने देंगे, और ऊपर से प्रिकॉशन के साथ आप पैकेट दे देना। तो 11,000 लोगों को आज भी, वो अप्रैल 16-17 तारीख की बात है, आज हम फिर से अप्रैल के पास पहुंच रहे हैं, एक भी नया केस उधर नहीं निकला। उसी समय एक घटना बनी राजकोट में, जंगलेश्वर में। राजकोट का एक मुस्लिम इलाका है, आपको भाग्यनगर वाले लोगों को मुस्लिम इलाके के बारे में क्या समझाना। एक रूम में 7-8 लोग रहते हैं, ठेले वाले, रिक्शा वाले, पान वाले, ऐसे बेचारा गरीब भी है, दुखी है, गरीब है, लेकिन उसकी संपत्ति है, वो धन संपत्ति नहीं है लेकिन जन संपत्ति बहुत है। तो वो जन संपत्ति एक छोटे रूम में रहती है, 7-7 लोग, उसमें एक साथ 37 केस निकले एक दिन में। राजकोट को हॉटस्पॉट किया। ये आप देख रहे हैं राजकोट की कलेक्टर साहबान है, वो तमिलनाडु की है, रम्या मोहन। मैंने फोन किया कि मैडम मैं आ रहा हूँ, तो आप क्यों आ रहे हो राजकोट, मत आइए, आपके घर से जो बात करनी है। ना मुझे आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और वहाँ के हमारे डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया से बात हुई, मैडम से हमने टाइम लिया, उनको बोला कि देखो ये मेरी सिस्टम आप समझिए, कुछ चारा नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय कितना पैनिक था, पूरा प्रोसेस वो समझ के अच्छा लगा। उन्होंने बोला पहले तो मेरे कलेक्ट्रेट के जो दिन रात काम करते हैं कोरोना में, आप उसको बचाओ, 750 लोगों को। मैंने बोला उसको नहीं, पहले आप करो। तो मैडम को मैंने दिया, और सबसे पहले उन्होंने डेमो मेरा सामने किया और खुद ने किया। तो इज द कलेक्टर ऑफ राजकोट, रम्या मोहन। और मैंने बोला कि मुझे उस जंगलेश्वर में जाना है, मुझे परमिट करिए। तो क्या आप उधर जाओगे? यस मैं जाऊँगा। तो फिर आपको प्रिकॉशन, ये तो मेरी पॉलिसी से अगेंस्ट जा रहा है, हम नहीं कर सकते, हम आपको किट पहन, PPE किट पहननी पड़ेगी, ये मैं सब कुछ करूँगा लेकिन मैं जाऊँगा। तो उन्होंने एक डेप्यूटी कलेक्टर रैंक का एक ऑफिसर मुझे दिया, जिसके साथ मुझे हुआ एक बफर जोन था। उसने बोला हम उस एपिडेमिक एरिया में तो नहीं जाने देंगे आपको न जाना चाहिए, लेकिन आपका कंसर्न अच्छा है, आपका सिस्टम में समझी हूँ, तो हमने बोला मुझे उस व्यक्ति से नहीं मिलना है, कोरोना का ट्रीटमेंट आप चल रहा है, उसके फैमिली मेंबर को बचाना है, बाकी लोगों को, जिसके घर से कल निकले हैं। तो आज उसको सबको हो सकता है, घर में 7 लोग एक साथ सोए थे, बच्चे छोटे हैं, बुजुर्ग है, महिला है, ऐसे लोगों को बचाना ही पड़ेगा। तो क्या वो तो सही है। तो फिर मैंने बोला एक स्ट्रीट से, जिस स्ट्रीट से, और बड़ा इलाका था, तो एक स्ट्रीट से 2 वॉलंटियर को बुलाओ। 2 वॉलंटियर आए, उसको मैंने ये सेंटर में मैंने ट्रेनिंग दिया कैसे करना, लाइव में मैंने खुद किया। मेरे 2-3 डॉक्टर जो थे उसको मैं राजकोट से साथ में ले गया, और RSS की वहाँ की टीम ने बताया कि अगर कितना देना होगा। मेरे भाई यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या है, तो 50,000 रुपये खर्चा होगा। हमारे कल्पक भाई ने बोला कि ये करेंगे। तो हमने 25,000 पैकेट तैयार करवाए थे, यहाँ हमने 3-4 हज़ार पैकेट इसी एरिया में दिया। उसके ऊपर NDRF की टीम थी, NDRF जानते हैं ना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो तुरंत आ जाते हैं, वो आ गई थी। NDRF के कमांडर को और 14 कमांडर को ट्रेनिंग दिया, इसलिए दिया, एक तो खुद बचे क्योंकि वो कोरोना में जा रहे हैं, खुद बचे, और उनको ये मुस्लिम बस्ती है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये साले चाय में सूट डाल के पी जाएंगे,
तो आप उसको दिल्ली सूट पैकेट दे दिया है, पैम्पलेट भी दिया है, समझाया भी है, लेकिन ये क्या करेंगे पता नहीं। सूट और गुड़ खा लेंगे, क्योंकि बातें सब चलती है ना, गुड़ खाओ, सूट खाओ, ये करो वो करो। अरे भाई यहाँ से उसका पीएच बदलना है, यहाँ उसका पीएच बदलेंगे तभी काम होगा। सूट का आप तो घर में वो जानते हैं, दादी जानती है, नानी जानती है, सूट विषय नहीं है। सूट को कैसे अप्लाई करना, वो ड्राई चाहिए, इसी एरिया में चाहिए, नेजोफेरिंक्स एरिया में चाहिए, मास्क रोक सकता है तो ये कैसे रोक सकता है, वो मैंने सब समझाया तब तो। लेकिन उसको एनडीआरएफ को बताया कि आप 2-2 स्ट्रीट को पकड़ो और पूछो वो करते हैं कि नहीं, आपके सामने करना। तो वो राजकोट का हॉटस्पॉट एरिया जहाँ एक साथ 37 केस निकले, उनमें 2-3 लोग बाद में मर गए हॉस्पिटल में, लेकिन उस एरिया में आज आप जाइए, कलेक्टर को पूछिए, डेप्यूटी कलेक्टर जिसको देखता है उसको पूछिए, वहाँ एरिया में किसी को भी, मेरे गूगल फॉर्मेट में फ़ोन नंबर भी पड़े हैं मेरी वेबसाइट में, आप उनको डायरेक्ट फ़ोन करिए कि किसी को कुछ हुआ आपके घर में, नहीं हुआ, ठोको ताली। फिर तो बहुत ही सीरीज में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये माधापुर का मैंने बता दिया कि घर में कैसे गए। ये आपको बताया आयुष्मान भारत वहाँ बफर जोन में हमने ये किया। फिर CISF अहमदाबाद एयरपोर्ट में उसी समय नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया कि HCQ भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका तो इतना हरामी देश है कि वहाँ ये क्लोरोक्विन बनाते नहीं, क्योंकि वो बनाने में हैजर्ड्स है, तो वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं। हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, हम तो खुश है ना, पैसा आता है ना विदेश से। वो बनाते नहीं क्योंकि वो खतरनाक चीज है, लेकिन उसको जरूरत पड़ी, साहब ने बोला कि भेजेंगे, तो कार्गो में जाना था। अहमदाबाद में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, कार्गो में भेजेंगे। तो वहाँ का कमांडेंट, जैसे रेड्डी साहब मेरे मित्र है, तो CISF के कमांडर वो राजस्थान के हैं, तो उन्होंने बोला सिंह साहब ने कि सर कुछ आप हेल्प करिए, क्योंकि मेरा वहाँ इंटरेक्शन चलता है लोकायुक्त का। तो मैंने वेबिनार किया, और वेबिनार के माध्यम से क्योंकि कमांडो को ड्यूटी करनी पड़ेगी, वैसे ड्यूटी में थे लेकिन पब्लिक आएगी जाएगी, कार्गो चालू हो गए थे, एयरक्राफ्टिंग वो शुरू हो गया था। तो एयरपोर्ट अहमदाबाद, फिर ये भोपाल एयरपोर्ट, वडोदरा एयरपोर्ट, भूज एयरपोर्ट, सबका ये, क्योंकि ये कमांडो जिसको हमको बचाना है, ये रियल वॉरियर है, तो उन सबको वेबिनार के माध्यम से। तो जामनगर रिलायंस रिफाइनरी आप जानते हैं, मुकेश भाई को तो जानते हैं ना, अनिल भाई को, जियो, डुग जियो, वो हमारे यहाँ एक दिन भी बंद नहीं रहा। उनको सबको मालूम है ना क्या करना, कैसे करना, हमारी भोली जनता तो टीवी पे देख के करती है। तो ये रिलायंस रिफाइनरी आवश्यक सेवा में आती है, एक दिन भी बंद नहीं रही थी। उनका कमांडर ये देखते हैं आप, ये सरदार जी बलजीत सिंह, उनका फोन है कि जानी सर आप दुनिया भर में ये वीडियो फैल रहा है, हमारे लोगों को बचाओ, करेंगे। रिलायंस रिफाइनरी में ये वेबिनार हुआ, और कंडला पोर्ट जो बड़ा भारत का बंदरगाह है, वहां जाके तो फिर हमारे कार्यकर्ता फिजिकली गए और वो किया। ये आप देखते हैं हरभजन सिंह का पत्र आया कि ये सिर्फ कोरोना से नहीं बचे, हमारी साइड बेनिफिट, बाकी एलोपैथी में क्या होता है साइड इफेक्ट होती है, आपकी दवाई से तो साइड बेनिफिट हुए। वो पत्र लिख के CISF के कमांडर ने मुझे पत्र लिख के दिया है। तो मतलब एक चुटकी सोच का क्या जादू है वो आपको बताऊं। फिर दिल्ली अहमदाबाद की पुलिस को ये किया गया। ये कल्याण में मेरी स्टूडेंट है, जैसे निशिता हमारे पास पढ़ने के लिए आई, उसी तरह से अदिति कुलकर्णी जो हमारी गौ सेवा में भी काम करती है, वहाँ की जो डांगी गाय है उसको रिसर्च करती है, आयुर्वेदाचार्य है, MD है, तो उनको काम दिया गया और कल्याण के DCP को समझाया, 1400 पुलिस को बचाया गया और उनकी पूरी टीम ने हमारी वहाँ किया। ये कनाडा में हमारे RSS की जो हिंदी स्वयंसेवक संघ है, वहाँ RSS नहीं है लेकिन HSS से काम करता है। तो कनाडा में हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि सर हमारे यहाँ भी बहुत है, तो ये मतलब सूट मिलेगा नहीं तो भाषण होगा, लेकिन ना सूट तो हम गुजराती लोगों से ले लेंगे, बहुत से हमारे इंडियन लोग हैं उनको हम करेंगे। तो वहाँ भी हुआ, और वो जब पता चला तो ऑल इंडिया रेडियो को पता चला, तो वहाँ लालिमा डेंग करके, पता नहीं ऐसे अच्छे मित्र है मेरे, हम उसको शिष्य बोले तो मुझे फिर बड़ा बनना पड़ता है गुरु, लेकिन वो कहती है कि गुरु जी है। तो आप जब सुबह 8 बजे सुनेंगे ना, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, लालिमा डेंग स्पीकिंग, लालिमा डेंग सुनना। वो लालिमा डेंग मेरी शिष्य है, बहुत मुझे प्यार करती है। तो उन्होंने बोला सर ये आपकी बात ऑल इंडिया रेडियो पे आनी चाहिए। मैं तो करो, मैं तो वक्ता हूँ, अधिवक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, पार्टी में प्रवक्ता भी था, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो कभी भी बोलूंगा, मुझे तो रोकना पड़ेगा।
तो आकाशवाणी की टीम आई, ऑडियो हिंदी और इंग्लिश में 2 बार ये न्यूज में टेलीकास्ट हुआ, न्यूज आइटम बनाई, ये सिंपल है। और परिवर्तन नामक एक कार्यक्रम बनाया कि 20 मिनट का कार्यक्रम, उसमें मेरे पेशेंट के इंटरव्यूज, जैसे अदिति ने आपको बताया, ये बात आपको अभी तक इतनी मालूम नहीं थी, अदिति ने बताया क्योंकि उसने प्रत्यक्ष चेन्नई में किया, उधर बीएचयू में तो कितने बड़े डॉक्टर्स को, मुझसे भी बड़े डॉक्टर को लगाया काम में, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो वो फिर परिवर्तन नाम के कार्यक्रम में मेरे पेशेंट के इंटरव्यू आए, कि पेशेंट यानी पेशेंट ही नहीं, वो तो हेल्थी थे, लेकिन जिसको नहीं हुआ ऐसे लोगों का हॉटस्पॉट एरिया से इंटरव्यू लिया गया और 20 मिनट का परिवर्तन आकाशवाणी के कार्यक्रम में आया। तो फिर आकाशवाणी होती है तो दूरदर्शन भी कैसे पीछे रहे, तो गुजरात दूरदर्शन ने बुलाया कि लाइव सर आओगे, मई महीना था। अरे मैंने बोला मैं तो आना चाहता हूँ, पहला नंबर है मोदी, दूसरे नंबर मैं हूँ, वो मेरे गुरुजी है, टीवी में सबसे ज्यादा मुझे शौक है, मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। अब तो ऑडियंस से बोल रहे ठोको ताली, ये ताली के लिए है ना, काम करते हैं तो ताली मिलती है। मेरे गुरुजी भी इतने महान है तो लोग देखते हैं, सुनते हैं, ताली देते हैं, तो हम भी बात करते हैं, हम उनसे ही सीखे। तो दूरदर्शन ने बुलाया, 30 मिनट का फोन से बात करना, मतलब आप पूछो और मैं जवाब दूं, कैसे कोरोना को रोकना है। तो ये लाइव प्रोग्राम हुआ बहुत गुजरात में, तो फिर इसके वीडियो बने, उसकी तो बहुत सी बातें हुई। एक तो अदिति भाई साहब वगैरह सब ने गाइड किया कि एक आपकी उसकी किट बनाओ, तो प्रिवेंटिव किट बनाई, किसी को भी दे सकते हैं। और ये कामधेनु दिव्य औषधि महिला सहकारी मंडली, जो गाँव की महिला मंडली है, जो पंचगव्य बनाती है, उन्होंने यह किट तैयार की, 5000 किट अभी तक उन्होंने बेची थी उसी एरिया में, तो महिला भी उसमें काम कर रही थी। तो लेकिन जब अहमदाबाद में फिर हॉटस्पॉट इतना फटा था कि अहमदाबाद को बचाना बहुत मुश्किल था, वहाँ के यूसीडी अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट के चेयरमैन योगेश मैत्रक का फोन आया, डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर है, पीएचडी है, कि हितेश भाई ये आपका वीडियो हमने देखा है, मैं तो आपको जानता नहीं, लेकिन ये अहमदाबाद में कर सकते हैं। तो भाई अहमदाबाद इतना बड़ा सिटी और मैं सूट में, मेरे पास इतना पैसा है, मैं खुद आ सकता हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन आपकी टीम को समझाऊँ, वो फिर नीचे काम करे। तो सोच, तो उनके पास इतना बजट नहीं था और गवर्नमेंट ने को तो वही चलता था, टेसिजुबेरिन, रेमडेसिविर, कोरोना को आयुर्वेद कुछ कर ही नहीं सकता, मास्क के बिना कुछ होगा ही नहीं, वही सैनिटाइजर, वही विषय, वही पूरा दिन वही बकवास चल रहा था, उसमें ये ग्रांट इसके मिलने वाली नहीं थी। एक दूसरे योगेश अग्रवाल, मैं अग्रवाल समाज को नमस्कार करूँ, भगवान अग्रसेन का जब फोटो देखा तो मुझे बहुत आनंद आ गया कि ये अग्रसेन है जो सेना में अग्र रहते हैं। उन्होंने बोला क्या चाहिए हितेश भाई, मैंने बोला सोंठ चाहिए और टन में चाहिए अहमदाबाद में, कि कितना टन चाहिए, टन। तो अरे एक ट्रक भर के आप योगेश जी को कभी मिलिए, अग्रवाल को, अग्रवाल क्या होता है, हम तो है ब्रह्मर्षि, लेकिन वो तो है बनिया, वो तो अरे आप दोनों मिलके देश की सेवा करेंगे। और उन्होंने 5 टन सौंठ के पाउडर पैकेट बनवाए और अहमदाबाद में 67,000 लोगों को, जो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया थे, जो आइडेंटिफाई कॉर्पोरेशन ने किए थे, वहाँ उनके 500 वॉलंटियर्स को, आपने सुना होगा श्यामप्रिया को बहुत लोग जानते भी होंगे, वो गई उधर, 5 दिन ट्रेनिंग दिया, फिर मैंने वेबिनार से ट्रेनिंग दिया, उनके लोगों को ट्रेन करते हुए फिर वो वहाँ काम चला और वो 67,000 लोगों में 121 क्लस्टर कंटेनमेंट जोन में ये काम हुआ, एक भी केस नहीं निकला। और उसको मैंने नहीं तराशा, मैंने उसको नहीं किया, ये उसके गूगल फॉर्मेट से फीडबैक है, आप मेरी वेबसाइट में देख सकते हैं कि मैंने यूज़ किया, मुझे आज तक नहीं हुआ, ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट को देखा IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIM अहमदाबाद, उन्होंने थर्ड पार्टी इसका असेसमेंट किया और उनका रिपोर्ट उन्होंने बनाया। मैंने रिपोर्ट नहीं बनाया, मैंने तो मेरे शास्त्र में लिखा है, बस श्रद्धा से ये गुरु आज्ञा आप तो प्रमाण से इन्हें काम किया कि ऐसे जब विडंबना है, ऐसे देश में दुनिया में ये चल रहा है, तब एक वैद्य को ये काम करना चाहिए, वैद्य समूह निसंशय कराना, ये शंका दूर करने वाली बात है, वो वैद्य को करना चाहिए। ये आतुरस्य अंतरात्मा प्रविष्टया, बस वही एक काम था, बाकी इन लोगों ने ये प्रूव किया। और बॉस्टन में, अमेरिका में ये पेपर रखा गया, मेरी बेंगलोर की स्टूडेंट है शुभमंगला आचार्य, उन्होंने ये पेपर रखा, इंटरनेशनल
लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये पेपर रखा गया, सिलेक्ट हुआ। ये आयुष मंत्रालय के वो है, ये भूषण पटवर्धन, बाकी आप सब जानते हैं, ये फिर बीच में गुजर गए, बेंगलोर के ही है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये मेरा पेपर अहमदाबाद का, उसके बाद तो फिर करिश्मा बेन का और हमारा बाकी पेपर जो बाद में अभी करने वाला हूँ। लेकिन एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो एक चुटकी सूर की कीमत तुम क्या जानो WHO बाबू। ये तो एक प्रयास था, अच्छा रहा। और आप कभी भी ऐसे कोई मौका मिले, ऐसी सेवा सिर्फ सूट से कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है, विश्व भेषज नाम दिया है उसको, विश्व भेषज। वैश्विक महामारी और विश्व भेषज, सूट का एक पर्याय है विश्व भेषज। लेकिन उस समय मैं देखता रहा कि भारत को परमिशन नहीं है, आयुर्वेद को परमिशन नहीं है, कोई बड़ी दबाव में हम काम कर रहे हैं, तो विश्व में क्या चल रहा है। मैं स्टडी कर रहा था, वो आपके सामने वो स्टडी मैंने 2-3 बार सुधीर वगैरह ने सेमिनार किया था, वेबिनार मैंने रखा है, लेकिन आप देखिए, ये है नाग दमन यानी कि आर्टिमिसिया। आप कहीं ऐसे बाहर निकलेंगे ना, तो एक छोटा सा पौधा है, जहरीला पौधा, ये कहीं भी खरपतवार है। लेकिन माडागास्कर के 2 ट्रेडिशनल वैद्यों ने इसके ऊपर काम किया, कोरोना को ट्रीट किया, तो कोरोना को ट्रीट किया और अच्छा हो गया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ माडागास्कर है, एंड्री जो बोला है, उन्होंने बोला कि आप बुलाओ उसको, उस ट्रेडिशनल वैद्यों को सम्मान किया कि तुमने कोरोना को ट्रीट किया, दुनिया ना बोल रही है, करो नहीं। तो प्रेसिडेंट ने बोला इसका ये उसको माडागास्कर कोविड हर्बल टॉनिक बनाओ, नाम दो। उसने नाम दिया, खुद ने ब्रांड एम्बेसडर बन के उसको बेचा। दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिर गई थी, तब माडागास्कर ईस्ट अफ्रीका का छोटा कंट्री, उन्होंने, और ये नाग दमन ये तो आयुर्वेद का ही ड्रग है, वो कोई नई बात नहीं है। हमको तो मालूम था ये फीवर में काम करता है, लेकिन हमको काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन माडागास्कर के 2 ट्रेडिशनल हीलर है, MBBS डॉक्टर नहीं, एलोपैथी डॉक्टर नहीं, ट्रेडिशनल हीलर ने ये किया, तो वहां का प्रेसिडेंट को लगा कि ये बात मेरे देश की है, मेरे राष्ट्र की है, अभी मौका है मुझे बताने का और कमाने का। तो उन्होंने ये कमाया, और कैसे कमाया, 5 कंट्री में बेचा, तांजानिया, कोंगो, 5 कंट्री में बेचा। इतने छोटे कंट्री ने दूसरे देशों में बेचा। दूसरा देश ऐसे थोड़ा ले लेगा, कोरोना में काम करना है ना, कोरोना को ट्रीट करता है तभी पूरा प्रूफ लिया होगा। तो एक तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना को ट्रीट करने के लिए, और ये आयुर्वेद ही था। अफ्रीका में आप जाओ तो आपको बहुत अलग नाम से आयुर्वेद मिलेगा, दुनिया भर में हम फैले थे, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ये आयुर्वेद है, उनको मालूम नहीं कि ये आयुर्वेद है। तो ये मेडिसिन तो हमारे सामान्य वैद्य जानता है, लेकिन उन्होंने किया, उनको मौका मिला, और उनका देश ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखा। अब दूसरी बात, हम चाइना के बारे में जानते नहीं। चाइना के बारे में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको आता है वही, मैं कोई चाइनीज एम्बेसडर नहीं। चाइना से इतना ही दुश्मनी है जितनी दुश्मनी सामान्य नागरिक को है। मुझे अगर वो मेरे कंट्री को कुछ करता है, जापान के बच्चों को पूछा किसी ने कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो क्या करेंगे, तो मैं उसको मारूंगा। फिर बोला कि आप तो बुद्ध भगवान को मानते हैं, बुद्ध भगवान के ऊपर मैं हमला करूंगा तो मैं आपको मार देंगे। मतलब अपनी कंट्री को, और बुद्ध भगवान आपको मारेगा तो मैं बुद्ध भगवान को, मेरे देश के कोई नागरिक को मारेगा, बुद्ध भगवान को मार दूंगा, ऐसा बच्चे ने बोला। मतलब वो नेशनलिस्ट है, वो नेशनलिज्म से हमको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन चाइना के सामने बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा किया गया, और वो ऐसा करता ही है, वो कल्प्रिट तो है ही। चाइनीज आइटम ही ऐसी है, हा? आपने अगर अजीनोमोटो SMG अगर खा लिया तो आपको प्रॉब्लम होने वाला ही है, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। ये चाइना पूरे दुनिया का ब्रेन को डेड कर दिया है, वो है ही। लेकिन चाइना को ऊपर बहुत दबाव आया, WHO का, अमेरिका का, कि और सबसे पहले वुहान प्रांत में आया, सबसे पहले ठीक हो गया, कर्फ्यू वहां से निकल गया, लॉकडाउन निकल गया। तब बहुत पूछा गया, वहाँ WHO का मिशन गया, अमेरिकन साइंटिस्ट गए और बोला कि आपने कैसे, आप बताइए। तो उनको फिर बहुत दबाव आया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, तो उन्होंने उसके बारे में व्हाइट पेपर निकाला। उनका एक ही इंग्लिश मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ग्लोबल टाइम्स। उसमें ये आया कि हमने TCM से ठीक किया 92%, 8% में हमने एलोपैथी या तो वेंटिलेटर या कन्वेंशनल सिस्टम को यूज किया, बाकी 92% को हमने चाइना में कोरोना को ट्रीट किया TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, दैट इज आयुर्वेद, जो हमारे बुद्ध मंक
जैन लोग उधर गए, बहुत खास करके गए, और बहुत मंक जो ले गए, जो विद्या, तो आप जिग्नेश वगैरह जानते हैं, सुलोक भी उसमें से है। लेकिन कुछ जो आयुर्वेदिक जो है, जिसको आज तिब्बत मेडिसिन कहते हैं, TCM कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, लेकिन वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद से उन्होंने 92% ठीक किया। अब जो है वो देखने वाला है, वो उनका ये जो है जेंगबॉली, वो उसका इंचार्ज था। उन्होंने वीडियो में बोला है, आप भी इंटरनेट से देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ट्रूथ है, ऑफिशियल आपके सामने में डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने बताया कैसे किया है, और किसी ने उसको ऑफेंड नहीं किया, उसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी की। अमेरिकन को भी मानना पड़ा, WHO ने इसको स्वीकार किया, और उसने बताया कि कनाडा, मोजाम्बिक, इंडोनेशिया, ब्राजील और रोमानिया 5 कंट्री में बेचा। लॉकडाउन में कोई एक कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल रही, किसकी? चाइना नहीं, चाइना की, और वो ग्रो की। आज हम भी ग्रो करने जा रहे हैं धीरे धीरे। हम 29% नीचे गए थे, आप जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो ताकत ही अलग है। कोरोना क्या बिगाड़ेगा हमारा, क्या उखाड़ देगा? लेकिन चाइना ने उसी समय एक तो स्टेबल रखी, उसी समय ग्रो की, लेकिन किससे? ये मेडिसिन बेच के। तो एक बड़ा काम बनता है अगर वो मेडिसिन दुनिया में जाती है। इन्होंने किया, हमने नहीं किया। हम कहते हैं कि कोरोना वो लाए कौन? या तो तबलीग जमात। आपको मालूम है 56 मुस्लिम कंट्री में कोरोना था। वो कोई तबलीग, वो एक ठीक है, उनको रहना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, संस्कार नहीं है, कैसे बात करना। लेकिन क्या भारत में कोरोना तबलीग जमात ने फैला है? उनका गैदरिंग गलत था, जैसे हमारा गैदरिंग गलत हो सकता है। उनका रेसिडेंशियल प्रोग्राम गलत था, उनका वेन्यू गलत था, वो अलग बात है। लेकिन एक हमारे पास व्हाट्सएप में कुछ भी आता है कि मुसलमानों ने ये किया है, तो मुसलमान क्या अपने बच्चे को, अपने बाप को, अपनी माँ को मारना चाहता है? वो सिर्फ हिंदुओं को फैलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये इलॉजिकल बात साइंस में हम कैसे मानने लगे हैं? भारत ऐसे कैसे शून्य हो गया है? कोरोना से आपका दिमाग कैसे फिर गया है? चाइना के बारे में कुछ भी सोचते हैं। मुझे वो चाइना के बारे में मुझे इकोनॉमिक या पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, मैं मेडिकल बात करता हूँ। उसमें आपको आर्ग्यूमेंट करने की छूट है, आप मुझे क्रॉस कर सकते हो, आप बहस कर सकते हो। मैं ये मुसलमान का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके सामने मैं रखूंगा है, ये मुस्तफा कुनैसी वहाँ का हेल्थ मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, ईरान का। ईरान ने 2394 पेशेंट पे ट्रीटमेंट दिया ट्रेडिशनल पर्शियन मेडिसिन से। अब पर्शियन मेडिसिन क्या है? वही है, आयुर्वेद है। चरक संहिता का 4000 साल पहले सबसे पहले ट्रांसलेशन जो हुआ उसके बाद तो 30 लैंग्वेज में हुआ था, 30 लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में। कोई एक भारत का ग्रंथ का अगर ट्रांसलेशन हुआ है तो 30 लैंग्वेज में, और सबसे पहले हुआ था वो पर्शियन में। अल्बेरोनो आया था ना, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में हुआ था, और उसके बाद उसको पर्शियन मेडिसिन वो बोलते हैं, एक्चुअली वो आयुर्वेद है। लेकिन किससे ट्रीट किया? 2 चीज थी ट्रीटमेंट में, एक था अजवाइन, दूसरा था पुदीना। अजवाइन और पुदीना से, ये रिसर्च पेपर है, सिर्फ सिंपल बात नहीं है। तो ये उसका वीडियो भी है, आप नेट पे देख सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, उसके रिसर्च पेपर्स है, और ये बताता है। तो ये पर्शियन मेडिसिन यानी आयुर्वेद। तो भारत के पास क्या ताकत है वो भारत के लोग बताते हैं, उससे ज्यादा बाहर के लोग बताते हैं। मैं आपका अगर जन ऊर्जा मंच से आपके मन में ये ऊर्जा भर सका हूं कि कोरोना को भी जानते थे, कोरोना को ठीक करना भी जानते थे, और हम ये जानते थे, ऐसा हो गया, जानते हैं ऐसा। मैं तो डॉक्टर निशिता का खूब आभारी हूं कि थोड़े लोगों को क्यों ना हो, लेकिन ये बात कहने का मुझे मौका मिला है कि ये भारत की ताकत है, भारत के पास नॉलेज है, भारत के पास ज्ञान है। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पुराना जो ग्रंथ है उसका चरक संहिता का इतने लैंग्वेज में हुआ। फिर अब अजीत जी भाई साहब वगैरह, कथरिया जी, कि हम ट्रीटमेंट करें, ये प्रिकॉशन हुआ दुनिया भर कर, लेकिन हम क्या करेंगे? 2.5 महीना तक हमने एक प्रोटोकॉल बनाया, गवर्नमेंट से अप्रोच करते रहे, आखिर में लड़ाई जीत गए। भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर हमको शुरू करने का मौका मिला। इसकी मैं बात करता हूँ। पंचगव्य से गाय माता का जो कमाल है वो यहाँ शुरू होता है। ये आपको पहले बताऊँ, जर्सी होस्टिन फ्रीजियन, वो बॉस टॉरस है, वो जिसका जिक्र हो चुका है, वो बॉस इंडिकस, वो हमारी गुजरात की काकरेज, ये गिर आपके यहाँ ओंगोल है। ये सब देसी गाय जो है उसमें जो ताकत है वो मैं उसका रिसर्च भी बताता हूँ आपको, वो कैसे कोरोना को ठीक कर सकता है। तो उससे हमने दवाई बनाई थी, उसका प्रोटोकॉल रखा, सरकार की साइंटिफिक कमेटी ने उसको अप्रूवल दिया, और उसके बाद फिर हमने
ये जर्सी है, दिखता है गाय जैसा लेकिन वो गाय नहीं है। लेकिन उसी समय हॉपकिन इंस्टीट्यूट से, ये अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, वहाँ एक रिसर्च आया कि काऊ से हम ऐसा एक एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं कि जो कोरोना के सामने लड़ेगा। मैंने बोला मजा आ गया यार, तुम तो हमारे काम की चीज हो। मैं ये बोलता हूं तो बोला कि ये तो गाय वाला आदमी है, ये तो आरएसएस वाला है। लेकिन जब हॉपकिन इंस्टीट्यूट बोलती है कि गाय के अंदर एंटीबॉडीज ऐसा है जो कोरोना को, लिखा है उसने, ये यूनिवर्सिटी के सेंटर में हुआ, ये 10 जून का मैंने टाइम, उस समय कब स्पोक्स पर्सन ने बोला वो सब आपके सामने रखा है। और वो बताया कि पॉलीक्लोनल उसकी जो एंटीबॉडी है वो पॉलीक्लोनल है, तो हर जगह से उसको पकड़ के खा जाएगी कोई भी वायरस को, ऐसा उन्होंने तय किया। तब मुझे याद आया कि माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम, वेदों में और उपनिषद में बताया माता रुद्राणाम। अब रुद्र क्या है वो तो आप पंडितों को पूछिए, मैं तो पंडित नहीं हूं, आचार्य। लेकिन रुद्र का जो हथियार है वो है वज्र। गदा है लेकिन गदा का जो स्वरूप है वो है वज्र। अब वज्र के जो आकृति शास्त्रों ने बताई है वो है बैक्टीरियोफेज की, आप देखते हैं नीचे जो बैक्टीरियोफेज है वो हर वनस्पति में होता है। लेकिन ये 65 अमीनो एसिड्स है गाय के दूध में, गाय के घी में, जो कोई भी बैक्टीरिया को, कोई भी वायरस को, कोई भी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी बॉडी में हो रही हो, उसको एंटीबॉडी खड़ा करने में, वो खा जाने में ताकत है। ये मैं नहीं कहता, ये वर्ड कहता है, लेकिन मेरे शास्त्र में तो ये लिखा है माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम। हमको लगता है ओहो पंडित जी, भारत माता की जय, गाय माता की जय। लेकिन रुद्र क्यों बोला? रुद्र क्या है? रुद्र को आज के हिसाब से साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे वेदों के बारे में कोई समझेंगे नहीं। तो माता रुद्राणाम, रुद्र का वज्र, रुद्र का जो वेपन है वो है बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज की आकृति ये साइंटिस्ट ने जो बनाई है, रॉकेट जैसी है, गोल ऐसी है। ये बैक्टीरियोफेज ये जब कम हो जाते हैं तो इन्फेक्शन लगता है, बैक्टीरियोफेज ज़्यादा है तो इन्फेक्शन के सामने एंटीबॉडीज तैयार होता है, हम लड़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बाकी वनस्पति में है, उसमें है, दूध में है, मक्खन में, लेकिन देसी गाय के दूध में 65 अमीनो एसिड्स है और भी बाकी चीज़ें। लेकिन इतना साइंटिफिक जाने के लिए मैं अभी नहीं तैयार हूँ। लेकिन बस आपकी श्रद्धा बढ़े, समझ बढ़े, विज्ञान और ज्ञान के बीच में क्या अंतर है वो आपको पता चले, यही बताना। CL है कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड, जो सेल सुसाइड करता है, सेल मरने लगता है, खत्म होने लगता है, उसको सपोर्ट करता है, मत मरो, नहीं मरने देता, वो चीज़ जो है वो VFA और CLA है। तो डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया आप जानते हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन, ये कल्पक भाई वनिया खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी एक 5 स्टार होटल थी है। उन्होंने बोला कि सर आपको मंजूरी मिले उसके लिए प्रयत्न करेंगे। माननीय विजय भाई रूपाणी हमारे जो CM है उन सब ने अप्रोच किया, हमारे वहाँ के कमिश्नर ने थोड़ा रिस्क लिया और भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर राजकोट में खुद CM ने शुरू किया। 90 पेशेंट के लिए मेरे पास स्पेस था, 6 ऑक्सीजन के बेड थे, मेरे पास वेंटिलेटर का पर लाइसेंस नहीं था क्योंकि मैं कोई ये मेडिकल सेंटर नहीं था, ये कोविड केयर सेंटर था। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केस में हमको काम कर, माने बागैया जी जो हमारे सरकारेबाजी है वो भी ऑनलाइन उद्घाटन में आए और हमने ये शुरू किया। ये मेरे मेन आइटम है, इसके ऊपर हमने रिसर्च किया है, कृष्णा मैंने भी बहुत मेहनत किया, हमारी बहुत पंचगव्य की टीम है, उन्होंने इसमें काम किया है। ये गो मेद्या गो बल्यम, ये पूरा क्लासिकल रेफरेंस है कश्यप संहिता का। उसके ये पंचगव्य का हमने ग्रैन्युल्स बना लिया, कोई पंचगव्य बनाता नहीं, कोई खाता नहीं, बदबू से डरते हैं, कैसे लेना पता नहीं, तो हमने जैसे बॉर्नविटा ऐसा बना लिया। वो किसने हमको कहा? पुराण मित्यव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवनीत मध्यम संतम परीक्षित अन्यतरम भजन्ते मूढ़ पर पीड़ भजन्ति। पुराना है वो सब सच्चा है ऐसा मत मानो। कौन कहता है? हमारे पुराण कहते हैं पुराण मित्यव न साधु सर्वम। हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि पुराना इसलिए मान लो ऐसा मत करो। नचापी काव्यम नवनीत मध्यम, नया है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है, अमेरिका से आया है, WHO ने बोला है, तो वो मक्खन है ऐसा भी मत मानो, सही है ऐसा मत मानो। 2 बातें हमने बताई कि पुराना है, शास्त्रों में लिखा है इससे सही है ऐसा मत मानो, नया है, अपडेटेड है, साइंटिफिक है, सोकल ऐसा है तो भी मत मानो। नीचे की लाइन सुनिए, संतम परीक्षित, जो होशियार आदमी है जिसका कंसर्न सोसाइटी है वो उसको परीक्षण करता है। मूढ़ पर पीड़ भजन्ति, मूर्ख आदमी है जो सिंपल फॉलोअर है कि आईफोन आ गया ले लेंगे, वो आ गया ले लेंगे, माइक्रोवेव आ गया ले लेंगे, ये सब ले लेंगे। तो ये हम नहीं करते।
हमने ट्रायल करके ये सब काम किया है और इसकी पूरी पंचगव्य कोविड प्रोटोकॉल भारत सरकार को भेजा, कथिरा जी ने हर राज्यों को भेजा। ये कोविड के लिए फिर ये राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, गुजरात में, कल्याण महाराष्ट्र में, BHU 1 माननीय अजीत जी भाई साहब के प्रयत्न से एलोपैथी हॉस्पिटल में शुरू हुआ। हमारा तो कोविड केयर सेंटर था, बाकी 2 आयुर्वेद के थे, लेकिन कल्याण महाराष्ट्र का एलोपैथी हॉस्पिटल है कॉरपोरेशन का, और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेडिकल डिपार्टमेंट में हुआ ये मल्टी सेंट्री क्लिनिकल ट्रायल। इसके ऊपर ये काम हुआ है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई टोक नहीं सकता, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुनिया भर में ये जाने वाला है, हमारे पेपर भी हमारे आने लगे, शुरू हो गए। तो ये बस हुआ। तो मैंने जो हमने किया था वो थोड़ा आपको दिखा दूं कि कैसे हमने काम किया था, क्या क्या किया था। तो कोविड-19 इज ट्रीटेबल, पहली बात कि वो ट्रीट कर सकते हैं, आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं। दूसरा कि आयुर्वेद और पंचगव्य मेडिसिन से वो कर सकते हो, सिर्फ आपकी हॉस्पिटल में एलोपैथी में कर सकते हो ऐसा नहीं है। लेकिन आपके 3 प्रकार के टेस्ट है, एवरेज कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपये का, और 325 पेशेंट को हमने ठीक किया, एक भी डेथ नहीं, और 10 दिन में। हाँ, तो और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत कम। यहाँ तो रेमडेसिविर दिया, थ्रोम्बस हो गया, बहुत बड़े वेंटिलेटर में जाना क्यों पड़ता है, रेमडेसिविर की वजह से। तो ये कोविड की ट्रीटमेंट, ये हमारी टीम थी, मेरे 7 डॉक्टर्स, सब लोग काम करते थे। एक अकेला मैं PPE किट पहनता नहीं था, मैंने बोला मैं नहीं पहनूंगा, मुझे कोविड कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, उस सबको मैं पूरा प्रोटेक्टेड रखता था, क्योंकि साइंटिफिक बात में हम लोग, मैं मेरे ऊपर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, उसको मैं एक आंच में वॉल बन के खड़ा रहा। और हम 3 महीना में उसी कैंपस में ही रहा, उसी जगह में, एक रूम में, बाजू में कोरोना का पेशेंट है, इसमें मैं रहता था, मेरी पत्नी भी रही, वो भी राष्ट्रीय सेविका समिति की क्षेत्र कार्रवाई का है। शुरू में तो वो ना बोलती थी, गुस्सा होती थी, रोती थी, क्या वापस नहीं आओगे? तो मैं तो वापस, तुम भी आओ, हम दोनों जाएंगे द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे। और फिर सब अच्छा हो गया तो भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाए अजीत जी ने, हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। तो वो ऐसा थोड़ा मरेंगे, और मरना हो तो 5 नहीं 6 न था भाई, कि भर्ती में बराबर है। तो ऐसा है। तो ये आत्मनिर्भर यानी क्या, मैंने एक शब्द जोड़ दिया है, आयुर्वेद आत्मनिर्भर भारत, आयुर्वेद से आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, बड़े लोग तो सूत्र देते हैं, उस सूत्र को मंत्र मानना, उस मंत्र का यंत्र खड़ा करना, तंत्र खड़ा करना, वो हमारा काम है। बिकॉज वी आर साइंटिस्ट, हम वैद्य हैं, हम कार्यकर्ता है। नरेंद्र भाई ने तो सूत्र दिया, वो तो महान आदमी, उसने सूत्र दिया, उस सूत्र को पकड़ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत है। और उसके बाद पोस्ट कोविड केयर के लिए भी एक किट बनाई है। तो सार्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोविड ऐसे आते रहेंगे। और एक सेमिनार की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल सेमिनार की, जो आपके लिए बड़ा खतरा है। नाम दिया है न्यू पैंडेमिक। अभी एक नया पैंडेमिक आने वाला है अप्रैल में, उनकी तैयारी हो रही है। ये वर्ल्ड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं अंदर जाऊंगा, घुसूंगा कैसे भी, और बताऊंगा कि आप क्यों डरा रहे हो। पैंडेमिक तो ये सार्स का पैंडेमिक नहीं था, ये सब आपने ही किया है, ये आपकी नेग्लिजेंसी से हुआ है। और क्यों हो रहा है, अब उसकी चर्चा करके फिर हम मेन विषय पे, जो जिसमें आगे हैदराबाद में काम करना है, वो विषय आएंगे। समस्या क्या है, एटम बम हम खुद हैं, हमारी लाइफस्टाइल, हम खुद एटम बम लेके घूम रहे हैं। हमारे DNA में, हमारे शुक्राणु में, हमारे लीवर में, हमारे पेनक्रियास में। क्यों ये सिरोसिस ऑफ लीवर इतना बढ़ रहा है, क्यों डायबिटीज बढ़ रहा है, क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो खतरनाक हो गई है। तो वो जीवन शैली अनुभव है, और वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल ने हमको क्या दिया है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सब रोग जो है, कोई बैक्टीरिया वायरस से कुछ नहीं होता, कोई हाथ बात धोना नहीं पड़ता इसमें। वो तो हाथ नहीं धोते, हम होटल में हाथ नहीं धोते हैं ना, वो नेपकिन, टिश्यू नहीं मिलता तब तक तो आनंद नहीं, मजा नहीं आता। अरे आपके होटल में टिश्यू नहीं है, वो कहेंगे नहीं सुबह भी टिश्यू देंगे, खाने में भी देंगे, जाने में भी देंगे, उसको बोलते हैं 5 स्टार। जिसको खाना नहीं आता, जाना नहीं आता, धोना नहीं आता, वो हमको संस्कृत दिया तो ये है। तो ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और आप देखिए 100 केस अगर है, मैं उसका और आकलन भी आपको बताऊंगा, लेकिन हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज ये सब बढ़ रहे हैं। और एक्सीडेंट भी इतने, लाइफस्टाइल की हम दौड़ में भाग रहे हैं,
तो एक्सीडेंट्स भी इतना ही हो रहे हैं। देखो, ये माँ कौन है, बेटी कौन है, दोनों की सब वेयर अंडरवेयर सब की एक ही साइज होगी। प्रॉब्लम है यार आज। अब आप ढूंढ लीजिए इसमें से कौन है माँ, कौन है बेटी। ये बस ये मोटा, मैंने यूरोप में इसलिए रखा, आपका फोटो रखू को तो आपको डिस्टर्ब लगे, लेकिन मेरा फोटो भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है, लेकिन मैं एक वो पकड़ लिया नठारे आदमी को। तो हम विरुद्ध आहार करते हैं, कॉफी और सैंडविच, पिज्जा और कोक, कि कितना विरुद्ध आ रहा है जानते हैं, उनको मालूम नहीं, उसको इसलिए डिजीज हो रहे हैं, इसलिए इतने अमेरिकन मर गए हैं। हमको भी मरना है क्या? तो विरुद्ध आहार एक बड़ी लाइफस्टाइल में ये मफिन हो रही है। फ्रूट भी अच्छा है, दूध भी अच्छा है, लेकिन दोनों साथ नहीं ले सकते। दूध अकेला लेना है, फ्रूट अलग से लेना है, लेकिन हमको कौन सा कॉम्बिनेशन करना, क्या खाना, कैसे खाना, मफिन हो रही है, जूस, ये सब बातें। हमारा जो जीएम फूड है, आज आपके घर में सुपरमार्केट में जो आ रहा है, आपका फ्रिज में जो होगा, आप सब लोग स्वीट कॉर्न खाते हैं क्या नहीं, पॉपकॉर्न खाते हैं क्या नहीं, वो जीएम फूड है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड है। आपके घर में, आपके फ्रिज में 70% जीएम फूड है। सुधीर तो उसके ऊपर बहुत काम करता है। इतनी खतरनाक स्थिति में हम लोग घुस गए हैं, हमारी महिला घुस गई है। रेड कैप्सिकम, अब मिर्ची हरी ही होती है यार, आप उसको रेड करके क्या करना चाहते हो, कर दिया। और वो साइज हमारे पास था, वो तो विषय अलग है, कभी बात करूंगा कि जीएम फूड हम कैसे बना सकते थे। वृक्ष साहब का चैप्टर मैंने साइंटिस्ट के सामने रखा था। वो विद्या तो हम जानते थे, लेकिन वो विद्या का, वो विचित्र विद्या उसको नाम दिया था। राजा को ऐसे एक्सपर्ट रखना, लेकिन प्रयोग नहीं करने देना। क्या बोनसाई कैसे बनाना, कलर कैसे बदलना, कुछ फ्रूट का बीज कैसे बदलना, बैंगन के बीज में 7 दिन की एक प्रोसेस बताई, वो करते करते आपका करेला बन जाएगा, करेला का बीज बन जाएगा। ऐसी विद्या हमारे कृषि आयुर्वेद में है। पढ़ाए कभी कोई वेटरनरी, कोई कृषि साइंटिस्ट ने, वेटरनरी साइंटिस्ट ने कभी देखा है कि गौ आयुर्वेद क्या है, पशु आयुर्वेद क्या है? हम तो उसका रेप्लिका और उसका थूका हुआ हम चाटने वाले लोग बन गए। लेकिन ये जीएम फूड आपके घर में है, आपका नॉन स्टिक नॉनसेंस, ये टेफ्लॉन है उसके ऊपर, ये ब्रेन को डैमेज कर रहा है, बच्चे के ब्रेन को, आपके ब्रेन को। हमारा जो कारपेट है आपके घर में जितने भी है, मैं आपको बताऊं एक पूरा एक मकान का दृश्य, कितनी चीजें आपके घर में, वो 56 काउंट की है। आपके कोई भी बंगलो होगा, जितना बड़ा आपका स्पार्टेक्स, वहां गिरेंगे नहीं गिरेंगे, लेकिन उसकी जो स्पार्टेक्स है, उसकी जो अगर धूप आएगी और उसका जो एरोमा बना, वो आपको कितना प्रॉब्लम करेगा, वो नहीं मालूम आपको। आपके घर में आइए, टाइल्स लगा रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ऑयल पेंट लगा रहे हैं, ऑयल पेंट लगाता है ना वो ऑयल पेंट, वो लाल तुम क्या कर रहे हो, मैं तो ये कर रहा हूँ। ये प्रेगनेंसी के समय विषय तो करिश्मा बहन का है, लेकिन प्रेगनेंसी में हम हमारे बच्चों तक को बचा नहीं रहे हैं। उनके अंदर डीएनए में हम रोक दे रहे हैं। उनकी जो समस्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको पता नहीं, विकास के नाम पे। तो अब बैठना नहीं आता। मैं हैदराबाद और बेंगलोर, ये पूरे कॉरपोरेट और खास करके एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनियां है, आप लोग पूरा दिन बैठते हैं टेक्नोलॉजी के नाम से। हमको बैठना नहीं आता, पूरा दिन पीसी के सामने। मेरे पास स्पॉन्डिलोसिस के केस आते हैं। और मैं अभी आपको व्हाट्सएप की बात करूं, ये नेक पेन क्यों हो रहा है आज? ये व्हाट्सएप में जब हम देखते हैं, अगर हम सुनते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एनालिसिस किया है कि आप कितना झुकेंगे तो कितना पाउंड वजन आएगा आपके वर्टिब्रा के ऊपर। हमको व्हाट्सएप यूज करना, यानी कि फोन यूज करना नहीं आता, और हमारे बच्चे को हम दे रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। कहां सुधरना, कहां ठीक करना है, क्या वो सीधा आपके हाथ में ले दिया। ये अमेरिका का टाइम मैगजीन का एक फ्रंट स्टोरी है, द सीक्रेट किलर। तो कितने लोगों को नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने ये बताया है कि ओवरवेट कितने हैं, 20%, 25% अमेरिकन ओबेस है। सिर्फ ओबेस नहीं है, दे आर क्लिनिकली ओबेस। उसको कोई ना कोई डिजीज है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या होने वाला है। या अमेरिका का उसी दूसरा मैगजीन, मतलब वही मैगजीन दूसरा इश्यू, उन्होंने बोला कि ये क्लिनिकली ओबेस है, और उसको सर्जन ने इनके ऊपर रिपोर्ट टाइम मैगजीन में, अगर एक बार बाइडेन के बारे में इश्यू आ गया तो फिर दूसरे महीने में उसके पास टाइम नहीं है। मोदी का अगर लिख दिया तो फिर दूसरे महीने में तो वो ब्रिटेन के ऊपर लिखेगा या और कोई इश्यू के ऊपर लिखेगा। टाइम मैगजीन इतना प्रेस्टिजियस इश्यू है।
लेकिन अमेरिका की इतनी खस्ता हालत है, और कोरोना ने तो सब बता दिया आपको कि अमेरिका क्या चीज है। ये खुद उसका रिपोर्ट है, जो देखिए तो ये हमको, और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये एडिटोरियल का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि अगर 100 पेशेंट है तो पहला जो है इमरजेंसी मेडिसिन जिसको चाहिए तो 10% को चाहिए, जिसको वेंटिलेटर चाहिए, जिसको डायलिसिस चाहिए, तो टोटल 100 में से 10 को ये चाहिए। माइनर इलनेस सिंड्रोम 35 में, जुकाम है, बुखार है, उसमें क्या होता है, सर्दी के लिए जब जुकाम या सर्दी है तो हम कहते हैं कि गर्मी का इलाज मुट्ठी भर जीरा और सर्दी का इलाज मुट्ठी भर हीरा। आप हीरा मुट्ठी भर लेके जाओगे तो भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर्दी की जुकाम की ट्रीटमेंट करेंगे तो 7 दिन लगेगा, नहीं तो 1 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये दिस इज माइनर इलनेस सिंड्रोम। अब देखिए मजा कि अरे भाई साहब पटेल जी तमें तो यार कहीं बीमार लागो छो, कितने परसेंट है, 15। डॉक्टर थिंक्स यू हैव ए डिजीज, और कोई तो पैसा इतना है, बिजनेस ऐसा चलता है, घर में पत्नी ऐसी है, जो भी कुछ होगा, लेकिन डॉक्टर प्लीज सी माय नर्व्स, आई हैव ए डिजीज। आए नहीं, ये दोनों को कुछ नहीं है, 15 और 10% इसको। 100 में से कौन बोलता है? ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एडिटोरियल का मैंने आपको क्लिप बता रहा हूँ, और उसमें 14 नोबेल नॉलेज साइंटिस्ट है। ये वास्तविकता तो ये आपको डिजीज नहीं है एक्चुअली। फिर आप देखें नियोप्लासिस, जिसमें ना एलोपैथी कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। असाध्य रोग जिसको कहते हैं, क्रोनिक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। अब बाल सफेद हो जाना या जड़ जाना, अब मैं किसकी ट्रीटमेंट लूं बताओ? मुझे कहां जाना है? यू गाइड मी। बत्रा के पास जाओ। बत्रा मतरा फतरा क्या? तालिया निर्धन कोक निर्धन तालिया। तालिया निर्धन नहीं होता, ताल वाला एक सूत्र है, मेरा पिताजी कहते थे कि तालिया निर्धन कोक और कोक निर्धन तालिया। कि कोई भी तालिया ताल वाला होता है वो पैसे वाला ही होता है, लेकिन दूसरा जो है वो मैं हूं कि कोक निर्धन तालिया। तो कोक तो होता है जो निर्धन होता है, तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपके सामने बिखेर रहा हूं, आप मुझे लूट लीजिए। तो ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज में वो आता है, उसको ट्रीटमेंट करे ना करे। घुटनों का दर्द है तो वो एजिंग है यार, उसको आप अपने घर में ठीक कर सकते हो। नी रिप्लेसमेंट से कितना रिप्लेस करोगे? नी रिप्लेस करोगे, वर्टिब्रा रिप्लेस करोगे, लिवर रिप्लेस करोगे, हार्ट को करोगे, पत्नी को करोगे, बच्ची को, सब वैसे रिप्लेस हो रहा है। कुछ नहीं करोगे तो अपने आप हो जाएगा। हाइड्रोजेनिक डिजीज, ये भी देखिए, हाइड्रोजेनिक डिजीज डॉक्टर भूल करता है, गलती करता है, अंदर सीजर रख देता है, गोस्पीस रह जाता है, एक रोग करते करते दूसरा रोग खड़ा कर देता है। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का एडिटोरियल में से आपके, मतलब मेडिकल फील्ड क्या है मैं खुला बताता हूँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड बताता हूँ। तो ये स्थिति में क्या परिदृश्य है, जो अजीत भाई साहब ने अपने सूत्र में ही बताया कि मोर हॉस्पिटल्स, मोर रिसर्च, मोर मेडिसिन एंड मोर डिजीज। गाड़ी कोई अलग पटरी पे जा रही है। हैदराबाद चैलेंज कर सकता है क्या उसको? जन ऊर्जा मंच उसको उठा सकता है? उठा दिया है, आज ये शुरू हो गया है। तो और स्ट्रेस में पूरी दुनिया है, लेकिन स्ट्रेस के 2 प्रकार है, एक डिस्ट्रेस और यूट्रेस। स्ट्रेस में तो है, यूट्रेस यानी एक अच्छा तकलीफ, और दूसरा स्ट्रेस में 2 प्रकार का अंदर फिनोमेनन, लेकिन हम मालूम है नहीं स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रेस इज व्हेन योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। पत्नी प्रेग्नेंट है, फिर तो ये करना पड़ेगा, बच्चा आएगा, ये कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, हाँ, तो ये सब थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो वो वाइफ प्रेग्नेंट होती है। लेकिन अब टेंशन किसको कहते हैं? योर गर्लफ्रेंड इज टेंशन। अब देखना, फोटो निकाल लीजिए, लेकिन अभी का जो आने वाला है ना, उसमें आप फंस जाओगे। पैनिक इज व्हेन बोथ आर प्रेग्नेंट। आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है, तब आप पैनिक हो जाते हो। तब जानी साहब को याद करना कि भाई उसमें भी कुछ है जो कोरोना को आप हटा सकते हो, रोक सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना, तो उसमें इंडियन जो कॉन्सेप्ट है, भारत के संस्कार है, वही आपको बचा सकता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो कहाँ से मैं शुरू करूँ? ये बड़ी दुनिया हमने दिखा दी, लेकिन कहाँ से शुरू? तो चरक ने बताया शरीरम अनुपालयेत सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता में अर्जुन जब कंफ्यूज हो गया था तब बोला ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सब सिखाया, लेकिन कंफ्यूज था वो, बहुत सिखाया।
तो मैं क्या करूं, उसमें से कौन सी रेसिपी, कौन सा प्रोग्राम, कौन सा प्रोटोकॉल मैं फॉलो करूं? तो उसमें आप जो भी समझा सब भूल जाओ, छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मैं बोलूं वो करो। तो फिर करिष्ये वचनं तव, भगवद गीता में बोला। उसी तरह से पहली लाइन महर्षि चरक ने वही लिखी कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रोटोकॉल को छोड़ो, शरीरम अनुपाले, शरीर का ध्यान रखो। महर्षि चरक ने बोला है कि आपका शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर अगर है, जान है तो जहान है। तो आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपका फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल बॉडी, सबको ठीक रखो। तो इसीलिए सत्व, रज और तम, रोग का अधिष्ठान सिर्फ शरीर नहीं है, मन को भी ठीक रखना पड़ेगा। तो आयुर्वेद ने इसके लिए पूरी बताइए। तो क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है? तो लोकायुर्वेद नामक के कॉन्सेप्ट, अभी तक तो हमारा 35 साल तक मैं यूनिवर्सिटी में टीचर था, श्लोकायुर्वेद चल रहा था। मैंने वैद्यों को तैयार किया, लेकिन नहीं हो रहा। मैंने बोला नहीं, डायरेक्ट पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक में ये चर्चा करेंगे और पब्लिक को ठीक करेंगे। ये वैद्य नहीं करेगा, डॉक्टर तो करता ही नहीं है। तो हमको सीधा अपनी ताकत से, यानी खुद की ताकत से आदमी खड़े हो जाए, ऐसा ही करना है। तो शास्त्रों की एक छोटी कहानी, अब अंत की ओर जा रहे हैं, हमें 8 बजे पूरा करना है। तो शास्त्रों में भगवान धन्वंतरी ने, हमारे जो आयुर्वेद के देवता है उसको कहते हैं धन्वंतरी। तो भगवान धन्वंतरी ने जब ज्ञान दिया सुश्रुत को, सुश्रुत ने उसके शिष्य को दिया, फिर भारद्वाज, ऐसे करते करते महर्षि वाग्भट तक ये ज्ञान आया। एक बार भगवान धन्वंतरी की इच्छा हो गई कि चलो चेक करें। मुझे बता रही थी निशिता, हम तो बहुत सेवा करते हैं, तो चलो मैं एक बार आओ देखूं। तो मैं आ गया। तो धन्वंतरी भगवान साक्षात आए उस वैद्यों के यहाँ, एक वैद्य को देखने के लिए गए, वहां पक्षी का स्वरूप धारण किया। शास्त्रों में ऐसी कहानी होती है। तो वो कुछ बोला पक्षी पेड़ के ऊपर, को रुक, को रुक, को रुक। तो बड़ा वैद्य था, बड़ी हॉस्पिटल थी, अपोलो जैसे डॉक्टर साहब की है, बड़ी हॉस्पिटल थी। अब वहां किसको बताऊं, क्या कोई सुनने वाला नहीं है। वो पक्षी बोलता रहा, लेकिन वैद्य बड़ा बहुत डेडिकेटेड था, बहुत काम कर रहा था, लेकिन उसने सुना नहीं, पब्लिक का नहीं सुना, कोई नया है उसका नहीं सुना। भगवान धन्वंतरी को लगा ये बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला है, ठीक है, अच्छा वैद्य होगा, लेकिन मैं जो कुछ पूछना चाहता हूँ वो जवाब नहीं दे रहा है। दूसरे वैद्य के पास जाए, वहां को रुक, को रुक, को रुक। को रुक यानी क और रुक, क यानी कौन, अ यानी नहीं, रुक यानी रोगी। कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, वैद्य को वो मालूम होना चाहिए पहले, कौन रोगी नहीं रहेगा। रोगी है तो चिकित्सा करेंगे ही, लेकिन रोगी नहीं रखना, रोग आने नहीं देना, कोरोना को उधर से ही हटाना, ये ताकत किस में है वो पूछने के लिए वो बोल रहे थे। कोर भूगल उधर से भी चले गए। वाग्भट ऋषि जहाँ प्रैक्टिस करते थे, वैद्यों को पढ़ा रहे थे, वहां पेशेंट थे, आवाज दी को रुक, को रुक। तो वाग्भट एकदम चौंके कि भैया कुछ आवाज अजब सी है, कोई नया पक्षी है। बच्चा देखो देखो, उनको चना दाना पानी दीजिए, कोई पक्षी आया है हमारे यहाँ। तो शिष्यों ने दिया तो पक्षी गया नहीं, बोलने लगा को रुक, को रुक। अब वाग्भट ने बोला, वो समझ गए ये तो भगवान धन्वंतरी है या हमारी कुछ परीक्षा हो रही है। तो बच्चों को बोला कि भाई क्या पूछ रहे हैं, उसका ये पक्षी का आवाज का मीनिंग क्या है, ये सिंपल आवाज नहीं है। तो बच्चे भी विद्वान थे, तो उन्होंने बोला, कृष्णा बहन जैसे, निशिता बहन जैसे विद्वान थे, उन्होंने बोला पूछ रहे हैं कि कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं रह सकता। तो दो जवाब उसको, ये तो धन्वंतरी भगवान है। तो बच्चों ने बोला है, बच्चों भी उनके जो शिष्य थे उससे होशियार थे, उन्होंने बोला सो रुक, सो रुक, सो रुक। सो यानी वह रोगी नहीं है, वह रोगी नहीं है, वह रोगी नहीं होगा। तो जवाब में और प्रश्न उलझ गया, जवाब है कि प्रश्न है पता नहीं, कुछ जानते हैं वो रोगी नहीं है, वो रोगी नहीं है, लेकिन बोलते नहीं। तो भगवान धन्वंतरी ने फिर से बोला को रुक। बच्चा बोलो, हमने जो सिखाया है आपको जानकारी है, लेकिन अब बोलना पड़ेगा, यू हैव टू एक्ट नाउ। कोरोना आपको फंसा रहा है, नया पैंडेमिक आ रहा है, अब आपको बोलना पड़ेगा। तब शिष्यों ने बोला, बच्चे थे छोटे बच्चे ने बोला, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। जो हितकारक भोजन करता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता, जो उणोदरी रहता है, 2 बाइट कम खाता है, वो बीमार नहीं होता, और जो ऋतु के हिसाब से खाता है वो कभी बीमार नहीं होता। तो ये बातें करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है। हम अच्छा सा ऐसे प्रोग्राम, वेलनेस प्रोग्राम करते हैं, उसमें सबको आप मेरे YouTube चैनल पे आप देखिए। तो कहानी कब्ज की, उसमें पूरा मैंने चिट्ठा खोल दिया है, ये वेस्टर्न टॉयलेट से आपको क्या होता है, पाइल्स कैसे होता है, लवण नारायण की कथा,
तो सॉल्ट के बारे में, ये आयोडीन के बारे में, ये बीपी के बारे में सब आप समझ जाओगे कि कितना हम सॉल्ट में फंस गए हैं। फिर है जल नारायण की कथा, पानी के बारे में, ये प्लास्टिक में पानी कब दे दिया, पानी का फिल्ट्रेशन, ये आरओ, ये कितनी गलत बातें देश में घुस गई है। पानी के हम अरब अरब पिलाने वाले ये महाजन लोग, अग्रवाल लोग, हमारे गुजराती लोग, तो लोगों को पानी पिलाते थे, वो तो धर्म मानते थे। पानी पैसा नहीं में बेच सकते, लेकिन हम पानी बेचने लग गए। तो ऐसी बातें अब लोगों के सामने ले जाने की कोशिश है। जिस दिन सुबह मोदी जी बोलते हैं मन की बात, उसी दिन फिर हम शाम को कहते हैं तन की बात। आज का प्रोग्राम फिक्स है, आज अगले रविवार को मेरा राजकोट में 40 वाली एपिसोड है। सुबह होता है मन की बात, तो शाम को मेरा होता है पब्लिक में तन की बात। 500 लोगों का ऑडियंस, राजकोट के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब आते हैं और सबको बताते हैं फ्री ऑफ चार्ज। तो पूरा प्रोग्राम होता है कि आप कैसे स्वस्थ रहे, वही होता है लोकायुक्त। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और आत्मा को, सबको आपको ठीक रखना है। सिर्फ बॉडी को ठीक नहीं रखना है, मन को भी ठीक रखना है। आपका आत्मा जो वैसे निर्विकार है, लेकिन उसको दुख नहीं देना है। तो सबको ठीक रखने के लिए 7-8 प्रोटोकॉल को हमने एसओपी बनाया है। इसका पूरा एसओपी अलग अलग यूट्यूब में आपको मिलेगी, हम कभी बताते हैं। आज तो सिर्फ आपको एक इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऊसरपान क्या होता है, पूरा मेरा एक शो है जिसमें आपको सुबह पानी कितना पीना, कैसे पीना, तांबे का पत्थर से क्या फायदा है, कैसे आपका पेट में फर्क होगा, कैसे 10 गुण आपको मिलेंगे, और उसका डेमो करवाते हैं। उसी तरह से नित्य कर्म, व्यायाम, ये सबका साइंस क्या है, क्यों बताया कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भस्मकम, क्यों ऐसा बताया, भोजन करके भुक्त्वा राजवदा स्थित्वा, भोजन के बाद राजा की तरह बैठो, 100 स्टेप्स चलो, फिर दाएं करवट पे ऐसे 10 मिनट रुको। ये आपको बीमार ना होने के लिए ये सब है। ये साफ सूफी वाला विषय नहीं है। स्नान कैसे करना, स्नानम तो ऊर्जा पदम मसाज अभ्यंगम आचरित नित्यम स्वजराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु सुस्वप्न दार्ढ्यकृत। नींद कैसे करना, कितनी नींद आनी चाहिए, कितनी उम्र में कैसी नींद करना, शास्त्रों में इतना बड़ा है। लेकिन उसको क्लासिकल नॉलेज को कन्वेंशनल स्टाइल में, कंटेम्पररी स्टाइल में हमको देना पड़ेगा। वो हम देने का प्रयास है, जो हम हैदराबाद में करने वाले हैं। तो ये पंचकर्म के सिंपल प्रोसीजर आपको लोगों को ठीक रख सकता है, हेल्दी रख सकता है, यंग रख सकता है। आपके बाल, आपकी आंख, आपके कान, बताया ना, जिह्वामि शरद शतम। हम आशीर्वाद देते हैं तब क्या कहते हैं, शादी होती है, जन्मदिन होता है तो कहते हैं शतम जीवे में शरद। तो शरद का क्यों बोला, वसंत का क्यों नहीं बोला, हेमंत ऋतु का क्यों नहीं बोला? क्योंकि शरद को बोला है यमद्रंष्टा रोगाणाम शारदी माता, सबसे ज्यादा रोग होता है, ऐसी 100 शरद तुम जी जाओ, उसके लिए आशीर्वाद देते थे। और वो शरद को मैं 100 शरद आंख से ठीक रहूं। भद्रम पश्येमि श्रुण्याम देवा भद्रम कर्णेमा रक्षत्रा स्थिरयंगे तुस्तुमस्तनुभी। वो सब सूत्र नहीं थे उपनिषद के, उसका एसओपी था। वो एसओपी फिर से 2000 साल के बाद किसी ने ट्राई नहीं किया है। हम लोग 1000 साल, ये 700 साल मुसलमान के गुलाम, 300 साल अंग्रेजों के गुलाम, और अभी हमारे सबके अपने मन ऐसे मलिन हो गए हैं कि हमको उस दास्ता से निकलना पड़ेगा। स्वातंत्र मिला है, हाँ स्वराज मिला है, लेकिन स्वातंत्र नहीं मिला है। ये हमारा राज है, लेकिन हम अंदर नहीं है। भारतीय बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम स्वास्थ्य के ऊपर करेंगे। सिर्फ सूर्य नमस्कार आपको बचा सकता है। हाँ, आपको क्या करना, और 10 मिनट 15 मिनट आप म्यूजिक सुनिए, इंस्ट्रूमेंटल है या वोकल है, जो भी आपको पसंद पड़े। इतना चेंज होता है। वो तो करिश्मा मैन कभी बताती है कि एक गर्भिणी स्त्री अगर रॉक म्यूजिक सुनती है तो गर्भ में क्या इम्पैक्ट होती है, और एक गर्भिणी स्त्री अगर वही गर्भिणी स्त्री 1 घंटे के बाद गाय का दूध पीने के बाद और वेदों का मंत्र सुनती है, तो 4D कलर डॉप्लर से आपको बताते हैं कि उसके बच्चे में क्या इम्पैक्ट होती है। वो आज सुबह बताया था सब लोगों को। तो ये WHO का एक रिसर्च करने का एक तरीका है। उन्होंने बताया कि अभी आप सब, ये कोरोना हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एलोपैथी का काम पूरा हो गया है, आप अपनी अपनी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन ढूंढिए। तो आप देखिए इथियोपिया, म्यांमार, माली, रवांडा, वो तो गरीब कंट्री है, लेकिन जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वहां भी ट्रेडिशनल उनकी है। और वो अब आप यूज करो, ऐसा बोल रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब वो जब बोल रहा है तो हमारे पास तो बहुत है। और वेलनेस रेवोल्यूशन आ रहा है। ये मैक्सेसे प्राइज विनर, ये इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है, पॉल्सन पिल्जर। ये किताब में उसने बोला कि ये 21 से, ये कोरोना के बाद, उसको पता नहीं था कोरोना आने वाला है, लेकिन उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया है कि नाउ वर्ल्ड इज शिफ्टिंग इलनेस टू वेलनेस।
ये धंधा बहुत कर लिया फार्मेसी का, हॉस्पिटल का, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल का, लेकिन अब वेलनेस इंडस्ट्री, दूध, गाय, आयुर्वेद, योग, लाइफस्टाइल, उसके ऊपर काम करना है। जिम्नासियम, आप ठीक कैसे रहो वो वर्ड सोच रहा है। उसका बड़ा मार्केट, $1 ट्रिलियन का मार्केट है। अगर ये गुजराती है, आप अगर मारवाड़ी है, तो आप सोचिए इंडस्ट्री किसकी लगाएंगे। और ये पूरा वर्ल्ड का ये प्रेडिक्शन मैंने 2027 तक का आपके सामने रखा है। मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर उसको पढ़ता हूं। ये 2027 तक ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये जिग्नेश का सुजोग क्या रंग लाने वाला है। ये अमिताभ की ये जो किताब है, वो किताब में क्या उसने प्रेडिक्ट किया है, क्या बताया है, वही कोई कि हम दुनिया को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास जादू है, सिंपल लगता है आपको, लेकिन हमारे पास बहुत चीज है। वो दुनिया बोल रहा है, वो हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं। और ये भारत में भी देखिए कि कितना इंडिया का वेलनेस मार्केट 2025 में कहाँ जाने वाला है। ये हिमालय, पतंजलि के बारे में सुना था कि 4000 करोड़ का मार्केट होगा, लेकिन जब कोरोना हुआ और बाकी सब देखा तो 16,000 करोड़ का मार्केट है अकेला पतंजलि का। तो मार्केट आज बहुत बड़ा है। उसमें आयुर्वेद के बारे में अगर बिजनेस भी करना है तो अगर कम से कम आपके घर में एलोपैथी दवाई ना आए, आप एलोपैथी के उस जाल में ना फंसो और अपनी लाइफस्टाइल से ठीक करो, तो योग, आयुर्वेदा, इंडियन कस्टम, सदाचार, इससे ही आप ठीक रहने वाले हो। आपकी परंपरा के जो संस्कार है, बड़े होते हैं उसको प्रणाम करना, अतिथि का स्वागत करना, गाय की पूजा करना, गाय की सेवा करना, एकादशे द्वौ कुर्यात् भजनम अभोजनम। एकादशी को 2 काम करो, शास्त्रों ने बताया, भजनम अभोजनम, खाना मत खाओ, अभोजन करो एक दिन। और जो आपने मन को कुछ नहीं दिया, 14 दिन तन को दिया, तो अभोजन करो एक दिन। और मन को 14 दिन कुछ नहीं दिया तो उस दिन भजन करो। तो वो उसके ऊपर जापान के साइंटिस्ट को नोबेल पारितोषिक मिला है अभी एकादशी के ऊपर। वो एकादशी नहीं बोला है, वो फैजिया के ऊपर है कि सेल्फ को खा रहा है, अगर उस बॉडी में टॉक्सिन्स है तो सेल अपने टॉक्सिन को खा सकता है अगर आप भूखे रहे, आपने उपवास किया तो उसके ऊपर नोबेल पारितोषिक मिलता है। हमारा तो हर घर में एकादशी होती थी, हम वो भूल रहे हैं। हमारा सदाचार, ये हमारा इको विलेज है, यहाँ प्लास्टिक नहीं, स्टील नहीं, सीमेंट नहीं, ये पूरा इको विलेज में यज्ञशाला, गौशाला, योगशाला, पाकशाला, यहाँ आप ये लिविंग के बारे में ट्रेनिंग ले सकते हैं। शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को आप 3 दिन का हमने प्रोग्राम बनाया है। शुक्रवार शाम को आ जाइए, 2 रात रहिए, सुबह से लेके उषा पान से लेके रात्रि तक जो प्रोटोकॉल है उसको साइंटिफिक समझाया जाता है, वो किया जाता है। वही ऑर्गेनिक फूड होता है, वही ऑर्गेनिक फूड कैसे पकाना, गाय की सेवा कैसे करना, गाय का दूध पीना, और पूरा वहाँ की वनस्पति, जलवायु, वहाँ यज्ञ करना। तो 3 दिन आप रह के आप देखिए कि हम कितना चेंज आता है, और फिर वो आप अपने अपने जगह पे करिए। तो ये पूरा उसमें इतना इंटीरियर भी ऐसा है, पूरा एंटीक है। वहाँ वो एक पूरा कैंपस है, उस कैंपस को गुजरात ने वेलनेस रिसर्च सेंटर बनाया। अगर ये वेलनेस आपको महंगा लगता हो तो ट्राई इलनेस, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने बहुत बातें आपके सामने कर दी। निशिता जी, उनके पति जी, पार्थिव बहन, गुजराती समाज, मेरे मित्र सुधीर जी, रेड्डी जी, आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत 1.5 घंटे तक आपने मुझे सुना। मैंने आपके सामने कुछ ऐसा विषय रखा होगा जिसमें आपको आनंद आया होगा, कुछ विचलित कर देने वाली बात भी हो सकती है, कुछ आपको दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिए। मैं एक वैद्य हूँ, वैद्य के नाते जो मैं वेदना जानता हूँ वो उस वेदना को मैंने व्यक्त किया है। उस वेदना को व्यक्त करते करते आपको वेदना हुई तो मुझे क्षमा करिए, लेकिन अगर संवेदना जागृत हो गई हो तो फिर मैं वैद्य अच्छा हूँ, मैंने अच्छा काम किया है। मैं निशिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो अपने उस वेलनेस के काम में खूब आगे बढ़े। आपके सबका सपोर्ट इसको मिलेगा तो हम लोग तो कॉन्सेप्ट पार्टनर, नॉलेज पार्टनर रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो काम है वो तो आपको करना है, आपको स्वस्थ रहना है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, अच्छे से समय आपने मेरे लिए दिया। ये बात मेरी नहीं है, ये हमारे वेदों की है, ये आयुर्वेद की है, ऋषि मुनियों की है, तो आप उसको प्रणाम करो। धन्यवाद। भारत माता की जय। गौ माता। पंचगव्य घृत नित्य सेवन कर सकते हैं क्या? पंचगव्य घृत नहीं, पंचगव्य फ्रेश घी बनाने वाली एक मेडिसिन हो जाएगी, लेकिन 5 गव्यों को मिला के आप नित्य सेवन कर सकते हैं। नित्य सेवन किस तरीके से करना है?
5 गव्यों का इक्वल क्वांटिटी में फ्रेश लेना गौशाला में से, या आपके घर गाय है तो आप उसको मिक्स करिए और बस इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके इतना ही लेना है। अगर हेल्दी पर्सन है, बीमार है तो फिर वैद्य को उस पर उसका इंटरप्शन होगा। ये आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसको नित्य सिर्फ 1 ml। आणि मैं 4 साल से नित्य सेवन करता हूँ। मुझे डॉक्टर गंगा सत्यम जी बताए थे। अच्छा। तो गर्म पानी एक 5 ml जो है डालकर डाइल्यूट होने के बाद में गुनगुना है जो पी हाँ लीजिए। ठीक, आप नार ऐसा लीजिए, आप गर्म पानी के साथ लीजिए। तो पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम, ऐसा शास्त्रों में बोला है। महापातक यानी डीप सेटेड जो टिश्यू है उसमें जो टॉक्सिन है उसको निकालता है। आपको मालूम है पुतना मासी ने जब कृष्ण भगवान को जहर दिया, ब्रेस्ट में जहर लगा के, तो उसके बाद सबसे पहले माता यशोदा ने क्या किया मालूम है? सबसे पहले गौशाला में से गौमूत्र गोबर दूध तो घर में ही था, मिक्स करके कान्हा को पिलाया और सीधी उल्टी हो गई। तो कोई भी टॉक्सिन को बॉडी में स्टमक में नहीं रहने देता, स्टमक से अंदर चला गया, ब्लड में चला गया, बोन में चला गया, तो डीप टिश्यू में से वो निकालेगा। ये जो हमारा कोरोना के लिए मेडिसिन बनाया ना, तो उसका रेफरेंस ही कश्यप संहिता का वही है। तो वो पंचगव्य आप अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं। हमारे पास तो बहुत फॉर्मूला है, ये तो मैंने आपको कॉमन के लिए बताया। गंगा सत्यम ने आपकी तासीर देखते हुए आपके जो प्रयोग दिया है, आप क्योंकि वो तो हमारे बहुत सीनियर वैद्य है, तो सही है, आप करिए। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? वैक्सीन जो आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा है एक यूट्यूब पे, फिर भी आपको बताऊं कि देखो वैक्सीन क्या करेगा। वैक्सीन के बारे में उन्होंने जो लिखा है, एक तो जो वैक्सीन है वो ऐसे काम करती है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मदद करती है। आपकी जो इम्यूनिटी है जो ऑलरेडी है उसको हेल्प करती है। कोई एंटीवायरस नहीं है उसमें अभी जो बनी है। एंटीवायरस तो हो सकती है, ये 1 साल में बनती ही नहीं, 15 साल 20 साल लगता है कोई भी वैक्सीन को डेवलप करने में। तो अभी जो बनी है 6 महीने में, 4 महीने में जो कॉमर्शियल वैक्सीन है, वैक्सीन को खराब बोलना मेरे जैसे वैद्य को अच्छा नहीं लगता। वैक्सीन मत लो ऐसा मैं बोल नहीं सकता, और वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है। 99% लोगों को अपनी इम्यूनिटी से ठीक हुआ, और जिसको अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो उसको उस वैक्सीन से उसकी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपकी इम्यूनिटी मैंने बताया आप खुद बढ़ा सकते हो, तो इम्यूनिटी को मदद करना वो वैक्सीन का काम है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। उसमें इतना डंडरा पीटना, उसका वो फोटो लगा, कलेक्टर लगाता है तो फोटो डालता है। ये क्या है? ये ब्रेन डेड लोग हम हो गए। आप बताओ, मैं दूध पीता हूँ, घी पीता हूँ, मैं गौमूत्र, आपने बताया मुझे बहुत आनंद आ गया कि हमारे गंगा सत्यम ने बोला है कि हम 1 चम्मच 1 ml 10 ml उसमें पीते हैं, बोलो उसको कुछ कोरोना नहीं कर सकता। ये ऐसे लोग हैं भारत में, लाखों करोड़ों लोग जिसको कुछ नहीं हुआ। वो व्हाट्सएप अगर डालना है तो वो डालो कि मैं गाय का दूध पीती हूँ, मैं गाय का घी लेता हूँ, मैं गाय के पास रहता हूँ, मैं पंचगव्य लेता हूँ, मैं फ्रेश वेजिटेबल खाता हूँ, मैं कॉफी कभी भी ये पेस्टिसाइड का यूज नहीं करता, हमारे घर में विशुद्ध ऑर्गेनिक फूड आता है, हमको कोरोना होगा ही नहीं। कोरोना नहीं, कुछ भी होगा, दूसरा पेंडेमिक आ रहा है, तो अब कितने बचोगे? कितनी वैक्सीन मालूम है अभी कितनी वैक्सीन हुई है टोटल बच्चों के लिए 20 साल तक? मेरा कभी सोलह प्राशन की आप देखिए 75 वैक्सीन बनी है बच्चे जन्म से, तो 75 वैक्सीन आप क्यों लेंगे? तो अजीत जी मैं तो मेरी ओर से पूरा कर दिया है, तो आप और कोई है क्वेश्चन? एक लास्ट लगा देंगे क्योंकि हमारे सीनियर लोग हैं, उसको जाना है, तो आप लास्ट पूछ ली वो अपना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछिए, कोई जनरल है तो एक लास्ट। हाँ, आपके पानी की वजह से आपका वाटर फिल्टर बदल दीजिए, कॉर्पोरेशन को ना बोल दीजिए, म्यूनसिपालिटी को ना बोल दीजिए, आपका पानी में चेंज करिए, B12 की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। पानी की सिस्टम आपकी गलत है, तो म्यूनसिपालिटी जो डाल रही है वो प्रॉब्लम है ना। हमारे यहाँ मैंडेटरी है क्लोरीन वगैरह नहीं। मैं आपको मेरा आप देखिए जल नारायण की कहानी मेरे यूट्यूब में, आपको उसमें से आंसर मिलेगा, अभी इतना तो समय नहीं है। ठीक है, तो बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। निश्चिता से जैसे आप बात करते रहिए, आप खड़े मत होइए, जो भी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। आप खुश हो गए वो मुझे लगता है, लेकिन खुशी में मैं खड़ा हूँ इसलिए आप मत खड़े हुए, मैं भी वेट चाहता हूँ। आइए, बार बार बुलाते रहेंगे आपको, और इन्हीं शब्दों के साथ
हम जन ऊर्जा मंच की पूरी टीम आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सर का, आदरणीय अजीत जी का, आदरणीय करिश्मा मैडम का, हमारे श्री गुजराती प्रगति समाज के सारे बंधु भाई बहन मित्रगण जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया, हमेशा देते हैं और आगे भी हम उनकी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। अग्रवाल समाज तेलंगाना की पूरी टीम और पदाधिकारियों ने जो सहयोग प्रदान किया, हमारे मित्र सुधीर जी जो नेचुरल इको लिविंग ग्रुप से के माध्यम से ये सब लाइफस्टाइल से के जो मंत्र हम कहते हैं वो प्रचारित करते रहते हैं, उनकी पूरी टीम का मैं जन ऊर्जा मंच की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आगे भी हमें जुड़कर बड़ा काम करना है। यहाँ उपस्थित डॉक्टर रेड्डी साहब, आपने अपना समय निकाला बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लांबा जी, भटनागर जी, गोगानी जी, हमारे सभी मित्रगण, परिचित और अपरिचित सभी पधारे हुए यहाँ पर हमारे साथीगण और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए भारत के कोने कोने से जो हमसे जुड़े हुए हैं जन ऊर्जा मंच से और मेरे व्यक्तिगत जो मेरे संपर्क हैं, उन सभी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। पूरा कार्यक्रम YouTube पर 1-2 दिन के अंदर जन ऊर्जा मंच के YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसके लिंक मैं व्यक्तिगत तौर पे आप सबसे शेयर करूंगी, क्योंकि ये सब बातें जितनी ज़्यादा, जितनी अधिक से अधिक प्रचारित हो उतना हम सबके लिए पूरे ये कहना चाहिए मानव जाति के लिए ही आवश्यक है। तो जिस तरीके से सर डंके की चोट पे जो बात करते हैं वो उस कॉन्फिडेंस से हमको ये बातें करनी चाहिए, उस कॉन्फिडेंस से हमको ये बातें आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वयम अमृतस्य पुत्रः स्वयं मृगेंद्रता। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग राष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय गो माता। जय 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 हे